एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं बच्चों। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर। सीबीएसई टर्म 2 की जो प्लेलिस्ट है उसका ये लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक में पहले हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ाएंगे जो 30% हटा गए हैं। बाद बाकी आप ये ना समझे कि भाई सीबीएसई के हिसाब से ही जरूरी है। सेमीकंडक्टर आपने कभी ना पढ़ा हो तो भी आपके लिए उतना ही मददगार है। और चाहे तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो चाहे किसी कंपटीशन की कर रहे हो तो उतना जो भी बनाया जा रहा है उतने सारे टॉपिक्स तो आपके यहाँ से बड़े शानदार तरीके से कवर हो जाएंगे। क्योंकि मेरा पहला उद्देश्य ये रहता है कि किसी भी टॉपिक को बिल्कुल ऐसी देसी भाषा में पढ़ाया जाए जिससे बच्चे के दिमाग में वो बात ढंग से घर कर पाए। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की मेरे पास भी जो कॉपी मेरे सर ने लिखा रखी है वो कम से कम ऐसे पूरी भर दी है लिखा के अंग्रेजी में थ्योरी। तो एक तो बच्चा उससे डरने लगता है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल भाषा में इसको बनाने वाले हैं। पहली चीज अब आपको टॉपिक बता देता हूं, ठीक। तो पहले टॉपिक देख लीजिए क्या क्या इसमें टॉपिक हैं जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। पहला हम कि क्या यूज है, यूज ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, मतलब कुल मिलाकर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में वीडियो। फिर इसके बाद हम इसमें दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैटेगरी, कैसे मटेरियल को कैटेगराइज करना है, ठीक है। तो 3 भागों में हम बांट रहे होंगे। 3 भाग कौन कौन से बच्चों, आपको पहले से ही मालूम है। कंडक्टर है एक, तो दूसरा क्या है, इंसुलेटर, और फिर सेमीकंडक्टर। कुल मिलाकर के सेमीकंडक्टर पहुंचना है, कंडक्टर इंसुलेटर हम पहले ही जान चुके हैं। तो इनको भी 2 आधारों की वजह से बांटा जाएगा। पहला होगा कंडक्टिविटी के बेसिस पर, क्यों कोई मटेरियल सेमीकंडक्टर है, क्यों कोई इंसुलेटर है, क्यों कंडक्टर है, ये सब हम इस आधार पर डिसाइड करेंगे कि कंडक्टिविटी कैसी है उसकी, वो कितना करंट कैरी कर पा रहा है। दूसरी होती है इसमें एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप की कहानी क्या है, यही सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। हालांकि जुड़ी हुई तो केमिस्ट्री से है पर हम उसको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई साहब। तीसरा इसमें जो टॉपिक है वो है आगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का क्या कहानी, किसका मतलब प्योर क्यों पढ़ाया जा रहा है, कुछ ना कुछ इम्प्योर भी होगा। तो फिर अगला इसमें है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक के बारे में हम पढ़ने वाले। फिर जो है एक्सट्रिंसिक में ही हम 2 प्रकार पढ़ते हैं, पी टाइप और एन टाइप। जब ये कवर कर लेंगे बच्चों तो इस पी टाइप और एन टाइप को जोड़ के हम बनाएंगे पीएन जंक्शन। और जैसे ही पीएन जंक्शन बन जाएगा और उस जंक्शन को नाम देंगे डायोड, जब उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो फिर डायोड की ही कहानी आगे चलेगी। तो डायोड का हम पहले भाग पढ़ेंगे फोटो डायोड, फिर हम पढ़ेंगे इसमें लाइट एमिटिंग डायोड, फिर हम पढ़ेंगे सोलर सेल। और भी पढ़ते जीनर डायोड वगैरह, वो 30% डिलीट करा है उसमें डिलीट कर दिए गए हैं। बाद बाकी और इसमें जो पढ़ा जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, आगे ट्रांजिस्टर वगैरह और भी टॉपिक होते हैं वो सब डिलीटेड। आगे की कहानी पूरी की जो है वो तुम्हें सीबीएसई के हिसाब से नहीं पढ़ाई जा रही। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है, अब देखो ये टॉपिक मैंने छोटे से लिख दिए, इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। हालांकि जो सेमीकंडक्टर है वो कोई टॉपिक नहीं, कोई चैप्टर नहीं, वो पूरी इंजीनियरिंग है उसकी। तुम आप एक बात सोचो कि तुम्हारा, मैं इस छोटी सी घड़ी को ले रहा हूं, आपके मोबाइल फोन को ले रहा हूं, कि ये सब इतनी छोटी सी जगह में कितने कितने खतरनाक काम हो रहे हैं। आप मुझे वहां देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, किसी को फोन कर पा रहे हैं, और बहुत सारी एक्टिविटी हैं वो छोटे से छोटे मोबाइल फोन से आप कर पा रहे हैं। कभी सोचा है कि जब सबसे पहले सेमीकंडक्टर बने नहीं थे तब क्या होता था, फोन कैसे करते थे। तो जो ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया था वो कमरे जितना बड़ा था, धीरे धीरे आज देख रहे हो वो फोन भी तुम कर लेते हो और बहुत छोटा सा है। तो इतनी बड़ी चीज इतने छोटे साइज में कैसे समा गई। तो इन सब के पीछे जिस चीज का रोल है वो है सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर, कितने बड़े बड़े कंप्यूटर बनाए जाते थे पहले, कितना बड़ी रैम आती थी, कमरे में धर के आते, ऐसे ट्रक में रख के तो रैम आती थी, तो ऐसे कंप्यूटर बनाए जाते। आज देखो तुम्हारा छोटा सा लैपटॉप है उसमें सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो सेमीकंडक्टर का बेसिकली यही उद्देश्य है कि चीजों को इफिशियंट बनाना, बहुत छोटे से छोटे आकार में उनको सेट कर देना। तो जितनी भी तुम समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो तुम्हारे पास आज मौजूद हैं वो सब कोशिश करी जा रही है उनमें कि सेमीकंडक्टर्स का अच्छे से इस्तेमाल करा जाए। जैसे कि मैं इसमें लास्ट टॉपिक आपको बता भी रहा हूं, एलईडी। तो एलईडी भी ये टॉपिक सेमीकंडक्टर से ही जुड़ा हुआ है। और आज की तारीख में देख लो तुम कि पहले कांच वाले ऐसे लट्टू लाते थे, पता नहीं घर से आते आते रास्ते में ही फूट जाए। आज की तारीख में एलईडी वाला तारीख लिख के और देता है कि 2 साल में फूट जाए, दूसरा ले जाना वापस। तो इसका मतलब वो ठोक के गारंटी दे रहा है ना, इसका मतलब उसे भी पता है भाई साहब कि ये चलने वाला है, मजबूत चीज है। तो कुल मिलाकर के सेमीकंडक्टर फायदेमंद ही है। तो जो मैं एलईडी वगैरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं उसे समझिए, क्यों मैं इन बातों को कर रहा हूं सेमीकंडक्टर पढ़ाने से पहले। बिना बात समझने की कोशिश करना बच्चों। तो आपने देखा है कि भाई एक आपके पास ऐसा चार्जर है, प्लग में लगा हुआ है, और इस चार्जर में से तुम देख रहे हो कि तुम्हारे मोबाइल में 4 वोल्टेज जा रहे हैं, ठीक, और जबकि वहां से भेजे जा रहे थे 220 वोल्टेज। अब सोचो 220 से 4 वोल्ट तक लाने के लिए
कुछ ना कुछ तो तुमने इतने ज्यादा रेजिस्टेंस रखा होगा ना जिससे कि वोल्टेज जो है कम से कम हो जाए, जरूरत के हिसाब से हो जाए। फिर देखो तुम्हारे मोबाइल में 4 वोल्टेज से थोड़ी सी बैटरी जो चार्ज हुई वो दिन भर चल रही है, तो इसका मतलब उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करा गया होगा ना, करंट ज्यादा बहाने के लिए, और जब जहां बहाना है वहां बहाने के लिए कुछ ना कुछ सेटअप बनाया गया है। तो इस पूरे सेटअप को कहते हैं कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल कैसे करा जाए, कहां कितना भेजना है, कैसे भेजा जाए। तो पहली बात कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की है बच्चों। तो मेन कहानी सेमीकंडक्टर का यूज क्यों हो रहा है कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वैसे बहे जितनी जरूरत हो। ठीक, अब 250 से तुम्हें मोबाइल में जरूरत 4 की थी, तो 4 कैसे पहुंचाऊं? तो सोचो तुमने 1 किलोमीटर लंबा तार लिया, तो मैंने आपको शुरू में बताया है इलेक्ट्रिसिटी में कि 1 किलोमीटर लंबा जो एल्यूमिनियम का तार होता है उसका रेजिस्टेंस लगभग आधा ओम आता है, और अगर आपने 1 किलोमीटर लंबा कॉपर का तार ले लिया तो ये लगभग 0.17 ओम के करीब आएगा। मतलब 1 किलोमीटर लंबा तार तो बहुत लंबा हो गया ना। तो तुमने ऐसा करा, चार्जर लिया और 1 किलोमीटर में पहले डोरी उसकी घुमाई, तब जाकर के आधा ओम रेजिस्टेंस हुआ। तो आधा ओम रेजिस्टेंस से तुम कितने वोल्टेज ड्रॉप कर पाओगे? सोच लो, 250 वोल्टेज है, मान लो 15 एम्पियर भी करंट आ रहा है, तो 7.5 वोल्टेज ही तो ड्रॉप कर पाए। तो यहां पे कितने पहुंचे? 250 220 में से 7.5 कम कर दो। तो सोचो कि जब 4 वोल्टेज तक तुम पहुंचाना चाह रहे होगे तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, तो हमने शुरुआत में बताया था आपको कि हम कार्बन रेजिस्टेंस के रूप में ज्यादा रेजिस्टेंस लेते हैं, फिर भी काम नहीं चलता बच्चों। कहां पे इलेक्ट्रिसिटी भेजनी, कहां पे नहीं भेजनी, इसके लिए कंट्रोल्ड फ्लो के लिए पहले इस्तेमाल करे जाते थे वैक्यूम ट्यूब्स। क्यों? क्योंकि तारों के रेजिस्टेंस के आधार पर तुम एनर्जी का लॉस ही करोगे। तुम रेजिस्टेंस लोगे तो एनर्जी लॉस होगी। लॉस होगी कि नहीं? देखो रेजिस्टेंस से क्या होता है, हीट बर्बाद होती है, साउंड आती है, तुम बड़ी लाइन के नीचे निकल जाओ, ची, ये आवाजें होती कि नहीं होती? तो इसका मतलब जो तुम्हारा कंट्रोल्ड फ्लो है वो तारों से तो नहीं होने वाला। मतलब तार किसके हैं बच्चों? कंडक्टर्स के। कंडक्टर्स से तो नहीं होने वाला। अब इंसुलेटर लगा दिए तो सफाई बंद हो गई बिजली, तो इंसुलेटर से भी नहीं होने वाला। फिर ये कंट्रोल्ड फ्लो होगा किससे, वो समझिए, वो सेमीकंडक्टर से ही होगा। मेन कहानी कंट्रोल्ड फ्लो की है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी बहानी है जितनी जरूरत है, और ये किससे संभव है? ये सेमीकंडक्टर से ही संभव है। तो इसीलिए हम सेमीकंडक्टर को पढ़ रहे हैं, पहली बात। ठीक, तो हम सेमीकंडक्टर से पहले, जैसे मैंने 1930 कही है तुमसे, तो उससे पहले किसका इस्तेमाल करते थे? उससे पहले इस्तेमाल करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का। वैक्यूम ट्यूब्स कैसे होते थे? जैसे देखो तुम्हें पुराने जमाने का टीवी याद हो तो वो ऐसा बड़ा सा होता था, पीछे को ये इस प्रकार का होता था कि नहीं बच्चों? तो जो पीछे को इतनी बड़ा टीवी लगा आता था, उसमें जो कांच सा होता था, ये पूरे में वैक्यूम बना हुआ होता था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करे जाते थे, तो यहाँ दाने दाने से मच्छर से छा जाते थे हैं। फिर उसी में रील घुमाई जाती थी, उससे वहाँ चित्र बन जाता था। तो ये सब होता था पहले के जमाने के टीवीज में। उससे पहले वीसीआर भी चलता था। तो तुम सबने तो शायद टीवी तो देख लिया होगा, 12th में आ गए कुछ। अबे ज़्यादा पुराने जमाने की बात नहीं है, मैं भी कोई बहुत पुराना मतलब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में से नहीं आया हूँ, मुझे भी ये सारी चीज़ें पता हैं। अभी की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी। ठीक है, ध्यान सुनेंगे आगे की बात। कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुराने जमाने में वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम क्यों किया जाता था? जैसे मान लो इसमें तुम इलेक्ट्रॉन बहा रहे हो, वैक्यूम नहीं है, यहाँ हवा से टकराएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा? टकराने के कारण स्पार्क वगैरह या फिर रुकावट और भी प्रकार की हो सकती है, जिससे तुम जितना जितनी इलेक्ट्रिसिटी बहाना चाहते हो उतनी नहीं बहती। याद करो, अगर तुम्हारी टीवी में पुरानी वाली में कांच में फूट जाए या कुछ हवा भी भर जाए तो वो टीवी फिर खराब हो जाती थी। तो ये सब इसकी कहानी है। तो पहले ऐसे चलता था, पर ये वैक्यूम ट्यूब्स जो होते थे, कैथोड रे ट्यूब्स जो होते थे, इन सब में क्या होता था कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बहानी पड़ती, यहाँ पे एनर्जी का लॉस ज्यादा होता था, गर्म पड़ जाते थे और बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। नेक कहीं से घुस गई नहीं हवा, पूरा खराब। तो इसीलिए ये सब बेकार के रहे इंस्ट्रूमेंट। तब हमने इस्तेमाल करना शुरू किया किसका? सेमीकंडक्टर्स का। तो फिर मटेरियल को हम जिन कैटेगरीज में बांटेंगे वो 3 कैटेगरी होंगी, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो इन 3 कैटेगरीज में बच्चों, पहली कैटेगरी जो हमारी है कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, वो किसके आधार पर है? कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी के आधार पर। मैं आपको कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी के आधार पर लिखे दे रहा हूं कि क्या क्या कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की, इनकी देखो है वही लिखे दे रहा हूं। जैसे मैं पहली कैटेगरी बना लूं कंडक्टर, दूसरी बना लूं इंसुलेटर, तीसरी बना लूं सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कंडक्टर, इनकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो होगी 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेके 10⁻⁻2 ओम मीटर तक। इंसुलेटर हैं, उनकी रेजिस्टिविटी होगी 10⁻11 ओम मीटर से 10⁻19 ओम मीटर। ये क्या लिख रहा हूं बच्चों? ये रेजिस्टिविटी लिख रहा हूं, रो ले, याद है?
रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये R बराबर रो एल बाई ए, और रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर ये आती थी कॉपर की। तो ये वही सब लिखा जा रहा है, ठीक। अब ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स के लिए ये होती है रेजिस्टिविटी आपकी 10⁻⁻5 ओम मीटर से लेके 10⁻6 ओम मीटर, ठीक। और ऐसे ही अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी इनकी आ जाएगी इसकी उल्टी 10⁸ साइमन मीटर इनवर्स टू 10⁻² साइमन मीटर इनवर्स। अब ऐसे ही इसकी कंडक्टिविटी 10⁻11 साइमन मीटर इनवर्स टू 10⁻19 साइमन मीटर इनवर्स, और इनके लिए कंडक्टिविटी हम लिख सकते हैं 10⁵ साइमन मीटर इनवर्स से लेकर के 10⁻6 साइमन मीटर इनवर्स। तो ये हो गई कहानी मेन किसकी, कंडक्टिविटी। मतलब आप समझ जाओ कि वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी इस प्रकार की आ रही हो 10⁻⁻ ओम, वो 8 ओम मीटर की, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कंडक्टर कहलाएंगे। जहां प्लस में चल रही हो तो कुल मिलाकर के समझिए कि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इनके बीच की है। तो ये बीच वाले मटेरियल जो ना ज्यादा रेजिस्टिविटी ना कम रेजिस्टिविटी, ना ज्यादा कंडक्टिविटी ना कम कंडक्टिविटी, वही क्या कहलाएंगे, वही सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे, ठीक। तो ये पूरी कैटेगरी किसके आधार पर हो गई आपकी, रेजिस्टिविटी के आधार पर। तो ऐसे ही टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, कौन कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो सेमीकंडक्टर को हमने बच्चों कैटेगरी बनाई है, वैसे तो लिखे दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, हैं? तो इनकी कैटेगरी कैसे बनाई है। पहले हमने कहा है प्योर एलिमेंटल, ठीक है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट सेमीकंडक्टर, फिर एलिमेंट उनसे कंपाउंड बनेंगे या कुछ और बनेगा। तो फिर हम उसमें दूसरी कैटेगरी रखते हैं ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, तीसरी रखते हैं इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, चौथी रखते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो ऐसे 4 कैटेगरी हमने मटेरियल्स की बनाई हुई हैं। और जिस प्योर जो होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब, ये सारी की सारी कैटेगरी आ रही है प्योर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में। तो इसके बाद जो अगली है वो है एंथ्रासीन वगैरह, जैसे ये बता रहा हूं ऐसे स्टाइल मानने को, भाई मुझे ज्यादा चीजें पता है। ऑर्गेनिक इनका इस्तेमाल नहीं होने वाला, इनसे ही प्योर से ही ये पी टाइप और एन टाइप बनाने वाले हैं। और इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनिक वगैरह ये सारे। और ऑर्गेनिक पॉलीमर में आ जाते हैं पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, ये सब। तो ये कैटेगरी है, पर ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, यहाँ पे इनको नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। मेन कहानी इनकी है और इनसे जुड़ी जो पी टाइप एन टाइप है वहां से ही सब शुरू होगा। तो ये सब तुम्हारे लिए मेन, पहले इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए। यहाँ पे जो जो बातें लिखी हैं वो तुम ऐसे के ऐसे ही याद भी रख लोगे, तो एग्जाम में बहुत सारी बातें आप लिख पाएंगे। पेपरों में क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से बिल्कुल ऐसे आते हैं जैसे तुम्हारी छोटी क्लासेस में तुम्हें फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर दे दिए जाते थे, बताओ पी टाइप और एन टाइप क्या है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बहुत कम रहता है बच्चों, थियोरेटिकल भाग है। जितना जितना आपको रिवाइज कराया जा रहा है, बताया जा रहा है, अगर वो तुम्हें एग्जाम तक ले जा पाते हो तो तुम इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैंने जो आपको बता दिया कैटेगरी ऐसे ऐसे बांटनी है, तो मेन जो कैटेगरी बांटी जा रही है वो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के आधार पर नहीं, वो है एनर्जी गैप के आधार पर। अब ये एनर्जी गैप की कहानी शुरू होती है पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल यानी एटम से, जो आपको पढ़ाया जा रहा है केमिस्ट्री में, शुरुआती आपको केमिस्ट्री में करी गई थी। अब ऐसे समझिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, बोर मॉडल ऑफ एटम, मतलब कि कोई भी एटम है उसमें, जैसे कि हाइड्रोजन एटम के बारे में चर्चा हुई कि उसमें ऐसे सेल दे रखी है 13.6 -3.4 -13.6, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से आके गिरता है तो अपनी इतनी एनर्जी छोड़ के आके ये न्यूक्लियस से इन सेल्स में घूमता है। ये सारी बातें हुई थी। अब आप एक बात समझिए, लेकिन लास्ट में आपसे कहा गया था बोर मॉडल ऑफ एटम में कि बोर मॉडल ऑफ एटम सिर्फ और सिर्फ सत्य है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, यानी कि जिन एटम्स के पास एक इलेक्ट्रॉन है वहां तो ये काम करेगा और जगह काम नहीं करेगा। फिर अब तुम्हारे पास तो मैं मालूम है 118 प्रकार के एलिमेंट है, उनमें एक इलेक्ट्रॉन है कि दुनिया भर के हैं, दुनिया कई में तो 118 भी है। यूरेनियम में देख लो 92 है। तो ऐसे ही करके आप समझिए कि इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या एनर्जी लेवल्स होंगे, इसके बारे में कैसे डिसाइड करा जाए। तो इसके बारे में जो कहानी है वो बहुत बिल्कुल रिलेटेड है नेचर से। अब उस कहानी को नेचर से रिलेट करके हम इतना सारा डिटेल में नहीं बताने जा रहे, लेकिन आपको एक छोटा सा आइडिया देते हैं। पहली बात, जो आप समझते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे सेल में N2 इनमें घूम रहे हैं, ऐसे नहीं घूम रहे, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहे, ये घूम रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। जैसे पहली इलिप्स ये है और दूसरी इलिप्स, उसके बाद एक बड़ी इलिप्स बना लो, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं बस।
आकार मुझे खुद भी नहीं मालूम कैसा है, किसी ने नहीं देखा उसको भीतर खोल के। ठीक, अब एक बात समझिए, दूसरी सेल है ऐसे, ये तुम्हें मालूम है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरी सेल ऐसी बड़ी बना ली भाई, चलो इसमें 18 होते हैं, पर 18 में जो नहीं कि पूरे 18 ऐसे इसके ऐसा चक्कर लगा रहे हैं, नहीं। आप ऐसा समझ लीजिए 18 वाली कुछ जो सेल हैं, सबसे छोटा मान लो कि भाई 18 में एक ये कुछ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, कुछ ऐसे घूम रहे हैं, कुछ ऐसे घूम रहे हैं, तो इसको हम कह देंगे s ऑर्बिटल, इसको कह देंगे p और इसको कह देंगे d। जब हम ज्यादा बन सकते हैं तो हम 10 बन सकते हैं। सोचो इसमें जितने बन सकते हैं, इसकी लंबाई हो सकता है उतनी ही हो जितनी इस वाली की हो, तो इसीलिए इसमें 2 बन सकते हैं और इसमें भी 2 बन सकते हैं। जो पहली सेल की टोटल लंबाई थी वो इसकी एस वाली की, देखो इलिप्स में अब क्या कहलाती है, ये माइनर एक्सिस, ये क्या कहलाती है, मेजर एक्सिस। तो ये सब वही कहानी है। तो जैसे ये देखो कि इसकी लंबाई वही हो जो इस दूसरी की पूरी की हो, तो ये तीसरी वाली की p कहलाएगी, जो इसकी टोटल s और p मिला करके ये 8 होंगे और इसमें पूरे में 8 होंगे। तो ऐसे करके अब जो ऐसे कलेस को हम समझेंगे कैसे, भरेंगे कैसे। इसीलिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अफबाउ, और उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया जिसे अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसे मत भरो, तुम ऐसा भर लो 1s 2s 2p और ऐसे लिखते जाओ और ऐसे तीर से चलाते जाओ और भरते जाओ, और तुम उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कुल मतलब क्या है वो समझिए। मतलब ये है कि कोई भी एटम का जब निर्माण हो रहा था तो उसकी सेल में जो इलेक्ट्रॉन जंप कर करके आ रहे थे, जैसे अगर मैं लिथियम लूं तो लिथियम में कैसे जंप करके आए बच्चों, पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, और उसको हम ऐसे लिखते हैं 1s2 2s1, लिखते हैं कि नहीं लिखते। मतलब पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए और पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आए, पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, फिर तीसरी सेल जो थी वो p थी, वो s थी सॉरी, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे और उसमें से एक आ गया। तो मतलब जो सबसे पहले आके टपक के गिर रहा है न्यूक्लियस के पास, वो सबसे ज्यादा एनर्जी छोड़ के आ रहा है। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं। मान लो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आगे टपक के गिरा, वो माइनस के 13.6 छोड़ के आया होगा, तो अगला वाला क्या छोड़ा आया, ये छोड़ा आया मान लो 13.59। फिर दूसरी वाली सेल पे आ जाओ, ये कितना छोड़ा आया होगा, ये छोड़ा आया मान लो माइनस के 3.4। तो ये बिल्कुल जैसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए समझाया था बोर ने, तो आगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हों उनके लिए किसने समझाया है, पॉली ने। और उन्होंने कहा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो टपक टपक के गिरते हैं और न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, उनके एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं जैसे कि एक एटम का एनर्जी लेवल था। अब इनकी वैल्यूज तो आपको मालूम है 13.4 माइनस की 3.4, इनकी वैल्यू नहीं मालूम, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। और आप आगे ये भी पढ़ेंगे कि भाई कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं एटम के चारों ओर, वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहे, वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं। ये मेन कहानी है इसके पीछे की। इसको पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से हम समझते हैं, पर मेरा वो समझाने का उद्देश्य नहीं, वो तुम्हारे सिलेबस से बहुत बाहर की बातें हैं। हम जो काम की बात आपको बता रहे हैं वो ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में गिर रहे हैं, उनके हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल अलग अलग है। ये क्यों बता रहा हूं, जैसे मान लो आपने एक सोडियम एटम ले लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अरे है कि नहीं, तो 4 और 6 10 और 11, ये 11 इलेक्ट्रॉन्स का ये लेवल। अब ये सब क्या है, मतलब ये क्या क्या बताना चाह रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स से ऐसे भर के, ये बताना चाह रहे हैं कि पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आगे टपक के गिरे और दोनों में उनके एनर्जी लेवल यहाँ ये होंगे, और एनर्जी लेवल को बनाने के लिए हम इनमें डिब्बे बनाते हैं और कहते हैं इस एस में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब कहने का ये है कि एक इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा होगा। दूसरी सेल रखती ही इतनी क्षमता है, और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं सेल की क्षमता इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी ये लेंथ क्या है। उस लेंथ के इस आधार पर ही तो इलेक्ट्रॉन उसमें भर सकते हैं। और ये लेंथ का आधार जो मैंने आपको बताया था, बोर मॉडल पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि जो रेडियस होती है वो n² के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि कितनी कौन सी सेल है उसी हिसाब से उसकी लंबाई है। तो पहली सेल में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता 2 है, तो अगली सेल में यानी कि दूसरी सेल में उसके स्क्वायर गुनी हो जाती है, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 की दुगनी होने के बाद वो 8 क्षमता हो जाती है। इसलिए दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तीसरी सेल में ये उसके स्क्वायर गुनी यानी कि 9 गुनी हो जाती है, तो पहले की तुलना में। और पहली में कितने भरे होते थे 2, तो फिर 9 गुनी हो जाने के बाद तीसरी में कितने भर गए 18। और यही पूरा का पूरा सिस्टम समझाया है कि ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं सेल बाई सेल। किसने बताया था, ये नील बोर ने बताया था, और उस कहानी को आगे बढ़ाया किसने, पॉली ने, और उसको ये बताया कि ऐसा 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 हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरे जा रहे, ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं और इस प्रकार से भरे जा रहे हैं। और बहुत ज्यादा उस पूरी पढ़ाई को क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम छोटी सी वीडियो में नहीं जा सकते, हम उतना ही बता सकते हैं जितना तुम्हारे 12वीं के बोर्ड से जुड़ा हुआ है। फिर क्यों तुम दे रहे हो बिना बात की बातें, इससे तुम्हें एक फील आए कि भाई वास्तव में ये एनर्जी लेवल के बारे में क्यों बताया जा रहा है। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी भरे हैं। अब यहां पर इसमें भरने की जो क्षमता है वो 6 थी, तो 2 3 4 5 6, पर 6 के 6 भरे हुए हैं। तीसरी वाली में 2 क्षमता थी और 1 भरा हुआ है। फिर अगली वाली जो सेल होती और उसमें क्षमता फिर से 6 होती, पर वो सारी की सारी क्षमताएं
भले ही हैं, पर उसमें भर कहाँ से जाएगा जब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। तो ये होता है एनर्जी लेवल्स का आधार। पर इन्हें बताते कैसे हैं, उन्हें समझाते कैसे हैं? जैसे मान लो आपके पास एक सोडियम एटम है, तो वो कहेंगे कि पहली सबसे कम एनर्जी यानी कि 1s2 का एनर्जी लेवल सबसे नीचे मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी छोड़ के ये आया है। फिर अगली वाली है 2s, तो ये यहां पे आपने बता दी, और इसमें 2s2 अब सब उससे थोड़ी कम एनर्जी छोड़ के जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो 2s2 में पहुंच गए हैं। फिर तीसरी जो सेल है वो 2p6 यानी कि उससे थोड़े से और कम एनर्जी छोड़ के जो आए हैं वो इसमें पहुंच गए हैं और सारे के सारे इसमें भरे हुए हैं। और अगली सेल में जो इलेक्ट्रॉन है 3s1 में यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है वो यहां भर गया है। ये होता है एनर्जी लेवल किसी भी एटम का। अब यहां पे देखो, सोचो सबसे ज्यादा एनर्जी छोड़ के कौन आया है? ये 1s2 वाला। तो सबसे ज्यादा इसी को एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तभी तो ये उल्ल के बाहर जाएगा। और उल्ल के बाहर कहां जाएगा? बाहर वहां जाएगा जहां से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए, क्योंकि जो न्यूक्लियस से ही अटैच रहेगा। अब जो सोडियम है और सोडियम की पहली सेल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट ही करेगा, तो ये काय को फ्री होगा, और क्यों फ्री होगा तो क्यों इलेक्ट्रिसिटी बहाएगा। तो मेन कहानी इसी वजह से ये आपको समझाई जा रही। इसीलिए जो पहली सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहा पाते। अगर लास्ट वाली सेल्स के इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रिसिटी बहाने में ज्यादा मददगार होंगे। कैसे? सपोज करो ये तुमने सोडियम के ही ले ली, अब तुम ऐसे मान लो कॉपर के ले लो, तो आपको मालूम है 2 8 18 और एक इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन कर दो कि दूसरी 1s2 2s2 2p6 इस टाइप से करते जाओ, तो आपको मालूम है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली सेल में है और ये सबसे कम एनर्जी छोड़ के आया है। तो इसको सबसे कम एनर्जी देनी है कि जो उल्ल के कहां चला जाएगा? जमाने में। तो ऐसे ही ये 3s1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे आसानी से जमाने में जा सकता है। जमाने का मतलब कुल मिलाकर के फ्री हो सकता है, मतलब कहीं पे भी घूमने के लिए आजाद हो सकता है। तो इसके ऊपर वाली जो सेल्स हैं वो फ्री हैं, ठीक। तो इस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो फ्री हो जाएगा। क्या करने के लिए? मौज लेने के लिए, हाँ, कंडक्टिविटी कराने के लिए, यानी कि करंट दौड़ाने के लिए वो फ्री हो जाएगा। तो ये लास्ट सेल की बारे में हम आपको बात बता रहे हैं, 3s1, ठीक। तो ऐसे ही कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार का एटम हो वो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करा पाएगा, ये देखना होगा हमें कि उसके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या है। अब अगर उनका एनर्जी लेवल जो है वो कम हो रहा है, मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स मान लो ऐसे कोई और एटम ले लेते हैं आप। अब ऐसे एटम कौन सा ले लें सर? अब ऐसे एटम ले लेते हैं, मान लो आप सल्फर ले लो, तो यहाँ पे क्या है 16। तो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे? 1s2 2s2 2p6 क्या होगा 10, 3s2 12 और 3p4 हो गए 16, ठीक। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये वाली पूरी सेल भरने के बाद ये भर गई और ये एक क्लॉकवाइज में यहां भी भर गए। ये आपने किसके लिए कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर के लिए कर दिया। यहां तक तो भरा है पूरे 11, फिर 4 और भर दिए 11 के बाद, ठीक है, 5 और भर दिए, तो एक यहां भर दिया, 4 यहां भर दिए। अब यहां पर ये सारे के सारे लास्ट वाली सेल में भी इस प्रकार से सेट हैं कि इनको तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये बाहर निकल पाएंगे। अब ये एक ही था तो इस बेचारे को थोड़ी एनर्जी दे दो तो काम चल जाता है, और इसको लगभग आपको 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी देनी पड़ती है। यहां पे बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। वहीं इस कॉपर का जो लास्ट वाला है ये बहुत कम ही एनर्जी छोड़ के आया, ये मान लो लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करीब छोड़ के आया, तो इसको इतनी मामूली से दे दोगे तो ये कहां पहुंच जाएगा? जमाने, मतलब फ्री हो जाएगा। तो ये बहुत कम एनर्जी पे फ्री हो सकता है, ये बहुत ज्यादा भी फ्री हो रहा है, ये थोड़ा बीच की एनर्जी पे फ्री हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये फ्री होगा, मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज दोगे तब निकात करंट बहेगा। एनर्जी देने का मतलब वोल्टेज देना, एनर्जी इज वोल्टेज, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही तो वोल्टेज कहते हैं। तो इसीलिए सल्फर को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे मान लो 1 करोड़ वोल्टेज दो तब ने करंट भाई, तो कहां से लाओगे तुम इतना, है? तो इसको थोड़ा सा कॉपर का तार है, मामूली से वोल्टेज दो, है जैसे माइक लगा हुआ है यहाँ पे, उसमें कॉपर के पतले पतले तार होंगे, उसको थोड़े से वोल्टेज, एक छोटा सा सेल लगा हुआ है उस मामूली से वोल्टेज का, और उसको भी साल भर हो गई, मतलब इसको तो ऐसे इतने से वोल्टेज से करंट बहता रहता है। और इसमें सोडियम में इसमें थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता हो। तो ये सारे के सारे, अब इसको देखो, ये भी कंडक्टर की श्रेणी में आते हैं, ये भी कंडक्टर की श्रेणी में आते हैं, और ये सल्फर जो है वो इंसुलेटर की श्रेणी में आता है। अब मान लो आप एक सिलिकॉन ले लें, तो सिलिकॉन के लिए एनर्जी लेवल ऐसे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आ जाएगा, यानी लास्ट वाली सेल का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
3p1 हुआ 10, 2 12 और 3p2 हो गए 14। तो यहाँ पे ये जो हुआ तुम जो लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये जाकर कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाएंगी। तो एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेवल ये होता है। पर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के एनर्जी लेवल को क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि तुम्हें एक एटम कहीं जमाने में घूमता नहीं मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉन, एक कॉपर का एटम ले आए, एक चलो जा में इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे, कहां मिलेगा ढूंढने पे एक एटम? वो तुम्हें किसके रूप में मिलेंगे? सारे के सारे एटम्स क्रिस्टल के रूप में, पूरे सॉलिड के रूप में मिलेंगे। तो इसीलिए एनर्जी लेवल एक एटम से आकर हम किस पे आते हैं? क्रिस्टल पे आते हैं। क्रिस्टल के एनर्जी लेवल को समझाते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काम काम की बातें जो भी तुम्हें लगती हैं वो लिख लीजिए, पर रिपीट करके बार बार इसको एक बार ढंग से समझने की जरूरत है। ये अभी की कहानी में बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं। इसी से जुड़े हुए सेमीकंडक्टर्स में डायोड, ट्रांजिस्टर, ये तुम्हें अपने आप ही समझ आने लगेंगे जब ये कहानी पहले समझ आ जाएगी, अंदर की बात समझ आएगी। तो जैसे आपने एक एटम का एनर्जी लेवल देख लिया है भाई, आपने मान लो सिलिकॉन ले रखा है, 14 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p2 है, यही तो है लाला। आओ देखो 1s2 है, 2s2 2p6। तो ये ऐसे क्यों बना रहा हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी ये छोड़ के आ रहा है, तो एनर्जी ऊपर की तरफ बना रहे हैं, मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा छोड़ के आया, इसकी सब एनर्जी सबसे कम है। ठीक, तो ऐसे ही बनाते जा रहे हैं। ये 3s2 बना लिया आपने और ये बना लिया 3p2। ठीक, अब ये एक एटम की कहानी हो गई। यहां से ऊपर क्या है? यहां से ऊपर जीरो लेवल होगा एनर्जी का, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसने थोड़ी मान लो छोड़ दी हो, जो भी एनर्जी छोड़ दी हो सबसे ज्यादा इसने, जैसा कि आपको हाइड्रोजन के लिए याद है, उसी आधार पर सोच रही है, मान लो इसने 13.6 छोड़ दी। ठीक, तो वहां से ये 0 पर है। तो इस प्रकार से इन्होंने एनर्जी छोड़ दी। तो इसको ये सबसे कम एनर्जी छोड़े बैठा है, तो इसको थोड़ी एनर्जी दोगे ना, तुरंत कहां पहुंच गया? जीरो एनर्जी लेवल पर, यानी फ्री हो गया। तो ये कहानी किसकी है? एक एटम की एनर्जी लेवल की। पर मुझे कहानी किसकी समझनी है? फॉर अ क्रिस्टल। क्रिस्टल की कहानी क्यों समझनी है? हा, क्रिस्टल जरूरी क्यों है? क्योंकि कोई भी एटम कहीं भी फ्री नहीं मिलता जमाने में। कैसे के रूप में मिलेगा? वो क्रिस्टल के रूप में ही मिलने वाला है। अब क्रिस्टल के रूप में मिलेगा तो अब जैसे मान लो कि तुम्हारा ये चट्टा लगा हुआ ईंटों का बड़ा सा चट्टा देखा तुमने, हैं? तो अब एक ईंट होती तो उसकी कहानी अलग होती। अब जैसे कि ईंटों का तुमने ऐसा पूरा चट्टा लगा दिया, ये मान लो ऐसे, ये बड़ा सा चट्टा ऐसे तुमने ईंटों का लगा दिया। जब मैं ऐसे ईंटें भरी, ये जल्दी बनाई दे रहा हूँ, मतलब ऐसे समझ लो ये क्या है, ये ऐसे करके ईंटें भरी हुई हैं। अब तुम सोचो, जब इतनी सारी ईंटें हैं, एक अकेली ईंट होती तो उसकी कहानी अलग होती, इतनी ईंटों की कहानी अलग होगी। कहानी क्या अलग होगी? कहानी क्या चीज है वो समझिए। जैसे तुम एक ईंट को फोड़ना चाह रहे होते, अलग धरी होती, दो। अब ये पूरा चट्टा लगा हुआ है, इस कुन्ने वाली ईंट को फोड़ना चाह रहे हो, इसमें कुन्ने जलाना चाह रहे हो, तो तुम क्या करोगे? इस वाली ईंट को तुम आराम से फोड़ सकते हो, पर यहां रखी, बीच में रखी हुई को फोड़ सकते हो, क्योंकि उसके कोने में तो बहुत सारी ईंटें हैं, कैसे फोड़ोगे? अब वो तो सोचो कि ये पूरा क्रिस्टल है और इस पूरे क्रिस्टल में ऐसे ही एटम है, बीच वाला एटम है, बाकी इलेक्ट्रॉन निकालना हो, कैसे निकालेगा? नहीं निकाल पाओगे। एक कुन्ने वाले का कुट्टो निकाल लिए। ओह, ये है मेन कहानी। यानी कि कोई भी पूरा क्रिस्टल हो तो उस क्रिस्टल में हर एक एटम में अलग अलग सिचुएशन है, यानी किस एटम का इलेक्ट्रॉन निकालना सरल है, किसका कठिन है, ये डिपेंड करता है कि वह एटम क्रिस्टल में कहां मौजूद है। अच्छा, जैसे ये मान लो कि ये पूरा क्रिस्टल होता सिलिकॉन का ही, और इस पूरे सिलिकॉन में ये वाला कोना वाला एटम और एक ये बीच वाले एटम, तो आप खुद ही सोचिए इस कोने वाले एटम को के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता? जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं अभी आपको एनर्जी लेवल्स, तो ये एनर्जी लेवल हर एक एटम का था, यानी दूर दूर ईंटें लगी थी उनका था। अब तुमने चट्टा बना लिए, तो फिर इस वाले कोने वाले के इलेक्ट्रॉन को निकालना और एक बीच वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालना किसको कठिन है? आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसको निकालना आसान है, इसको निकालना कठिन है। तो यानी कि किसी भी भले ही चाहे 2p सेल का ही हो, पर ये है तो भीतर ना, तो इसको भीतर से भी निकालना बड़ा टफ काम है। हो सकता है कि भाई उतना टफ काम जो है कि इसके कोने वाले के यहाँ 3s को ना हो, उतना इसके 3p को ही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एनर्जी लेवल इसीलिए एक एटम के अलग होते हैं और पूरे क्रिस्टल के अलग होते हैं। इसको समझाने के अब ऐसे कहते हैं, किताबें कहेंगी कि एवरी एटम इन अ क्रिस्टल हैव अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। वो ये कहना चाहती, इसका शुद्ध मतलब ये है कि पूरा चट्टा लगा हुआ है और इस पूरे चट्टे में
कि तुम देखोगे कुन्ना वाली ईंट और भीतर वाली ईंट, किसको फोड़ना सरल है? इस कुन्ने वाली को फोड़ना सरल है, बीच वाली को फोड़ना कठिन है, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल अलग, इसका एनर्जी लेवल अलग। ये एटम के हिसाब से कहानी हो गई। ठीक, तो ये सभी आपको समझना है इसमें। ठीक है, चलो हम और काम की बात इसमें बताते हैं कि जब सारे के सारे एटम के एनर्जी लेवल अलग हैं, सारे के एनर्जी लेवल अलग क्यों है? कि कुन्ने के बगल वाला देख ले और इस कुन्ने का यहाँ वाला देख लो, तो यहाँ का एनर्जी लेवल यहाँ का अलग होगा, क्योंकि यहाँ को निकालना तो भी थोड़ा सरल होगा और यहाँ वाले को निकालना तो भी थोड़ा कठिन होगा। ठीक, तो इसीलिए एनर्जी लेवल एटम्स का तो तुम ऐसे बनाओगे, लेकिन क्रिस्टल का ऐसे नहीं बनाओगे। फिर क्रिस्टल का कैसे बनाओगे? सपोज करो आपने n सोडियम एटम्स या फिर n सिलिकॉन एटम ले लिए हैं। अब तुम n मत कहो, मैं तो कह दे रहा हूं तुमने 1 करोड़ ले लिए, 1 करोड़ का एक क्रिस्टल ले लिया है तुमने। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो 1 करोड़ तुमने सोडियम का एक क्रिस्टल बनाया, छोटा सा एक टुकड़ा बनाया 1 करोड़ में ना। वैसे एक अकेला एटम होता तो कहीं डोल रहा होता, कहीं जमाने में ऐसे घूम रहा होता। तुमने 1 करोड़ सिलिकॉन के एटम ले लिए और उनका एक क्रिस्टल बनाया। तो बताओ 1 करोड़ में सिलिकॉन है तुम्हारे पास 1 करोड़, तो जो एनर्जी लेवल होगा 1s2, तो कितने एनर्जी लेवल होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होगा तुम्हारे पास? ऐसे पहली सेलों के अगर टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तुम्हारे पास 2 करोड़ हो गए बच्चों। कितने हो गए? 2 करोड़, क्योंकि हर एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ऐसे तुम्हारे पास 1 करोड़ एटम है, तो 1 करोड़ सेल हो गई, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 करोड़। ऐसे ही 2s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसमें भी 2 करोड़ हो गए बच्चों। अब ऐसे ही आपके पास 2p6, इसमें भी कितने हो गए? इसमें 6 भर सकते, तो इसमें होगा 6 करोड़। कुल मिलाकर के आपके पास 6 4 10, तो कुल मिलाकर कितने करोड़ होने चाहिए भाई? जब तुम्हारे पास एटम है 1 करोड़, तो इलेक्ट्रॉन्स एक में होते हैं 14, तो कुल मिलाकर 14 करोड़ होने चाहिए। तो अगली वाली क्या आ गई? 3s2, तुम्हारे पास 2 करोड़ ये हो गए। हाँ, फिर 2 करोड़ ये भी हो गए, 2p2 3p2 वाले, तो 2 करोड़। तो इस प्रकार से तुम्हारे पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कुल मिलाकर के 14 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और पहले 2 करोड़ के एनर्जी का सिस्टम अलग है और लास्ट वाले 2 करोड़ का सिस्टम अलग है। ये जो लास्ट वाले 2 करोड़ में कुन्ने वाले होंगे वो आराम से निकल पा रहे होंगे, बीच वाले होंगे वो थोड़ी कठिनाई से निकल पा रहे होंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो लास्ट वाली सेल के 2 करोड़ एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से जो बीच में फंसे हुए हैं उनका एनर्जी लेवल क्या है? थोड़ा सा नीचे है, उनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो बाहर आएंगे। ये कहने का मतलब है। इसीलिए तो तुम एनर्जी लेवल बनाते हो, वो एनर्जी लेवल ऐसे नहीं बनाओगे, तुम बनाओगे जैसे पहली वाली सेल है क्रिस्टल में, उनके एनर्जी लेवल 2 करोड़ एटम्स के एक बराबर नहीं रहे, तो कुल मिलाकर के 2n स्टेट हो गई 1s2 में। तो फिर तुम एक लेवल पर ही नहीं सबको ला रहे, यहां पे देखो सबको एक लाइन से खींच रहे हो। ये एनर्जी का ग्राफ है, ये क्या चीज है? ये होती क्या है? एनर्जी लेवल का ग्राफ होता है मतलब कि इनकी सबसे कम एनर्जी है, माइनस में है, तो ये सबकी पर बराबर है दोनों इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए तुमने लाइन से खींची। इसको चौड़ा क्यों कर दिया है? क्योंकि किसी का एनर्जी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, किसी की ज्यादा हो, किसी की कम हो। तो देखो कम ज्यादा किसकी होगी तुम खुद ही समझ जाओ। तो 1 करोड़ भरे हैं यहां में ऐसे, तो 1 करोड़ में से जो सबसे नीचे है वो कहां होंगे? बीच वाले, इनको निकालना थोड़ा सा ज्यादा कठिन है। और सबसे ऊपर है वो कहां होंगे? कुन्ना वाले। हो ये कहानी है, इसीलिए इसको थोड़ा सा चौड़ा करके ऐसे बना देते हैं। पर थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऊपर वालों को ज्यादा चौड़ा करना पड़ता है, इसीलिए बच्चों इसको हम आपको थोड़ा सा पतले में ही समझाए दे रहे हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल बन जाते हैं, इनसे अब एक लाइन नहीं खिंच रही, ये चौड़ी सी पट्टी बन गई। पट्टी क्यों बन गई है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, तो फिर बहुत सारे एटम है तो सबके एनर्जी लेवल अलग हैं। तो उन 1 करोड़ में जैसे 2 करोड़ लिए थे, तो 2 करोड़ में से जो कुन्ने वाले होंगे उनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा क्या है? कम है, उनको कम एनर्जी देनी पड़ रही, इनको जो नीचे आ रहे हैं इनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही, इसलिए एनर्जी लेवल इनका स्प्लिट हो गया है। इसीलिए इस वाली पट्टी को कहते हैं बैंड, और ये कहलाता है एनर्जी बैंड। कौन सा बैंड कहलाता है बच्चों? एनर्जी बैंड। ये एक लेवल की लाइन नहीं बनती, एक बैंड जैसा बन जाता है। और क्यों बैंड बनना है ये अब आपको समझ आ रहा होगा, ये पिक्चर तुम्हारे दिमाग में घुसने लगी होगी। तो सोचो 2s2 का भी तो ऐसे ही बैंड बनेगा एक। हाँ, बैंड तो बनेगा, इसका बैंड बजा देंगे, देख ले भैया। देख, ये बैंड है। तो तुम खुद ही अपने आप समझ गए होगे, बैंड में ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले होंगे? कुन्ना वाले एटम्स के। और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन कौन से वाले होंगे? ये जो बीच में फंसे हैं उनके। ठीक है, अब अगली आ जाओ, किस पे आ गए आप? 2p6 पर। तो नेक हम 6 तो नेक ज्यादा चौड़ा कर देने, इसको सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, सम्मान दे दिया भाई। ये क्या है? ये 2p6 है और इसका ये बैंड बन रहा है। ये बैंड आपने थोड़ा सा और चौड़ा बना दिया क्योंकि जब 6 करोड़ भरे हैं, तो 6 करोड़ में ऊपर कौन है? कुन्ना वाले। नीचे कौन है?
बीच में फंसे हुए वाले, ठीक है। तो ये क्रिस्टल में इस प्रकार से एटम का एनर्जी लेवल होता है। अब सोचो कौन आएगा, 3s2। तो इसमें 3s2 का एनर्जी लेवल ऐसे बना दिया, ये रहा आपका 3s2। इसके बाद कौन है, इसके बाद है 3p6। 3p6 में पर है तुम्हारे पास 2 ही करोड़, बाद बाकी जगह तो खाली है ना 4 करोड़। तो इसीलिए इस लेवल को ऐसे बना दिया, ये खाली जगह रह गई हैं और इसकी 1 करोड़ यहां लिखे थे ना, उन्हें जगह कम बच रही, 1 करोड़। और यहां पर जो अगला लेवल होता 0 लेवल पर, तो 0 लेवल पे अभी तुम सोचो, 0 लेवल पर भी मैंने ऐसे चौड़ी पट्टी क्यों बनाई है, क्योंकि वो कुन्ने वाले होंगे, उनको देखो यहां वाले को, जो नीचे वाले हैं, जो बीच वाले हैं, बीच वालों को देनी पड़ेगी एनर्जी ज्यादा और कुन्ने वालों को देनी पड़ेगी कम। तो इसीलिए किसी को ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए कम देनी पड़ेगी, तब वो फ्री हो पाएंगे। तो जो फ्री होने वाला एनर्जी लेवल भी तो सबका अलग अलग ही होगा ना, तो इसीलिए इसको भी मैंने चौड़ी पट्टी बनाई है। तो ये सारी की सारी पट्टी बनी है, जो ये क्या हो गई 3p2। तो इसीलिए इनको बैंड कहते हैं। पर जो मेन कहानी है बैंड की, क्योंकि ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन ही करंट बहाने के लिए मददगार साबित होते हैं, यही उड़ के यहां जाएंगे, तो जब उड़ के यहां पहुंच जाएंगे तो ये कंडक्ट करने लगेंगे, इसीलिए इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड कहते हैं इसको, कंडक्शन बैंड। और इसे कहते हैं बच्चों वैलेंस बैंड। ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, और इनके बीच का जो गैप होता है यही वो एनर्जी है जो तुम दो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी, इसीलिए इसे कहते हैं एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। एनर्जी गैप समझ लीजिए आप, तो बस क्या है ये एनर्जी गैप, यानी कि इतना गैप, यानी इतनी एनर्जी दोगे तब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाएगा। और ये एनर्जी गैप ही डिफाइन करेगा कि मटेरियल इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है। अब इस एनर्जी बैंड गैप के आधार पर ही मटेरियल को 3 भागों में हम बांटते हैं, एक को कंडक्टर कहते हैं, एक को इंसुलेटर और एक को सेमीकंडक्टर। पर तुम्हें जो मैं बात बता दूं कि इसमें मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है। वो गड़बड़ी क्या है, वो गड़बड़ी केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, जिसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं वैलेंस बैंड थ्योरी और एक को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बैलेंस बैंड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, इसका पूरा सिस्टम यहां केमिस्ट्री में कैसे, केमिस्ट्री का कैसे घुसा आया, कुछ कहानी आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास एक मीथेन है और अब तो तुम देखोगे मीथेन का स्ट्रक्चर CH4 है, सारे के सारे बॉन्ड बराबर लेंथ के होते हैं, बॉन्ड एंगल भी ऐसे होते हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। पर अगर तुम इसके एनर्जी लेवल पर चर्चा करो, जैसे कार्बन है तो कार्बन का एनर्जी लेवल होगा 1s2 2s2 2p2, देखो 6 हो गए, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। फिर अगर सोचो ये एटम्स यहां पे बॉन्ड बनाते 3, ठीक है, और एक ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता तो फिर एक यहां पे बॉन्ड बन जाता है। तो यहां पे बॉन्ड बनता, एक हाइड्रोजन इसके साथ बनाता, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते, 4 हाइड्रोजन एटम, तो ये पूरे 8 हो जाते। देखो 6 भर गया और ये 3 भर गए, तो तभी तो ये पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होता किसका, कार्बन का। पर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा होता तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनता, क्योंकि यहां ज्यादा एनर्जी छोड़ के आई गई होती और ये सारे के सारे कमजोर बनते। पर प्रैक्टिकली देखा गया कि सारे बॉन्ड बराबर है। इसका मतलब कि कहानी इसमें डिफरेंट है, मतलब कि एनर्जी लेवल्स ये S और P के दोनों के क्या हैं, लगभग बराबर हैं। अब ये एनर्जी S और P के लगभग बराबर हैं, पर यहां बराबर दिखाई क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने समझाया हाइब्रिडाइजेशन में, एक हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया समझाई कि वास्तव में चक्कर क्या है ललवा, चक्कर ये है कि जब ये 2 आउटरमोस्ट सेल्स के ऑर्बिट मैक्स, ये जब ऑर्बिट होते हैं वो अगर ऐसे होते हैं कि उनके लेवल्स अगर बराबर के लगभग हों तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके जे ऐसे नहीं रहते कि 2s और 2p हों, जे दोनों मिलाकर के कंप्लीट बन जाते हैं, 4 लेवल बन जाएंगे ऐसे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन चारों लेवल में हो गए। तो ऐसा समझ लीजिए कि 3 गिलास आपके पास दूध है और 1 गिलास पानी हो, तुम मिला दो तो तुम्हारे पास 4 गिलास दूध बन जाएगा लगभग। तो इसी प्रकार से ये 4 लेवल बन गए। ये मिक्स क्यों हुए, क्योंकि इनके एनर्जी लेवल लगभग बराबर से थे, तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे तो ये एनर्जी लेवल लगभग बराबर हो गए और ये 4 इलेक्ट्रॉन इन चारों से जुड़ गए। तो एक S से जुड़ा और 3 P से जुड़े, कौन, 3 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कह देते हैं CH4 को। तो कुल मिलाकर के इसमें कहानी किसकी है बच्चों, इसमें कहानी है हाइब्रिडाइजेशन की। तो जो आपके पास
ये जो सिलिकॉन है ना, तो इसके ये जो 3s और ये 3p है, ये भी एक दूसरे के साथ क्या कर लेती हैं, जब क्रिस्टल बनना होता है तो ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाती हैं। और ये कुल मिलाकर के जो तुम्हारे पास 2 करोड़ और 2 करोड़, और यहां पे कितनी जगह थी 6n यानी कि 6 करोड़, यहां पे कितनी जगह थी 2 करोड़ यानी कि 2n कह दे रहा हूं, n मतलब 1 करोड़, और यहां पे कितनी थी 6n, ठीक है, और यहां पे कितनी जगह थी, यहां पे 2n और यहां पे भी 2n। तो ये जो तुम्हारे पास कुल मिलाकर के 8 करोड़ जगहों में से 4 करोड़ इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो उनको तुम ऐसे नहीं दिखाते, मैं इनको मिलाकर के दिखाई दे रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट लेना, अगले में इसमें इन्हें मिला दे रहा हूं। ये जो आपके लेवल हो जाते हैं बच्चों, ये 8 करोड़ बन जाते हैं ऐसे, और 8 करोड़ एनर्जी लेवल में ये 4 करोड़ तो भर गए और 4 करोड़ हैं खाली। तो 4n स्टेट्स जो है वो भर गई हैं और 4n स्टेट खाली है, इसीलिए ये बैंड भी और चौड़ा बनता है, क्योंकि यहां वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा आसान है और यहां वाले को थोड़ा सा टफ है। तो ये कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस बैंड, इन दोनों में अंतर आ जाता है। और ये सब किस वजह से आया है बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन्स जो है, एटम जो है क्रिस्टल में पास पास आ गए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब जो एटम्स पास पास आ रहे थे, तो सेल्स जो ऑर्बिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज्ड हो जा रही हैं, और हाइब्रिडाइज्ड होने पर ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको 3s और 3p, ये मिल गई एक दूसरे के साथ। अब इनको एक ग्राफ के द्वारा एनसीईआरटी में कैसे समझाया गया है, मैं तुम्हें थोड़ा सा यही समझा दे रहा हूं, इस इंटरमीडिएट को मिटा करके, ठीक, ध्यान सुनेंगे। इसमें कहा गया, मान लो कि कुछ एटम्स पहले क्या थे, पहले वो अनंत पर थे, तो इनके एनर्जी लेवल्स लगभग बराबर आ रहे थे। जैसे ये मैं बना दूं 2s 2p, तो एनर्जी लेवल्स लगभग बराबर आ रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर थोड़े से वो पास आए, तो मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, पास आने पर E और 1/r का ग्राफ बनाई दे रहा हूं बच्चों। 1/r का क्यों बनाया है? क्योंकि r का बनाओगे तो तुम दूर जाओगे, इधर को आगे बढ़ने पे r बढ़ेगा, तो तुम दूर जा रहे हो, एटम्स को दूर ले जा रहे हो। तो वो ग्राफ एनसीईआरटी में ऐसे बनाया, तो थोड़ा सा मैं इसको उल्टा बना दे रहा हूं। कैसे बना रहा हूं कि मतलब 1/r बढ़ा रहे हो, 1/r बढ़ा रहे हो मतलब r घटा रहे हो, यानी कि तुम एटम्स को पास ला रहे हो। तो जैसे ही एटम पास आएंगे, तो एटम पास आने पर तुम्हें खुद दिखाई दे रहा है ना कि वो क्रिस्टल के रूप में आ गए। भाई ईंटें दूर दूर रखी थी, फिर चट्टा लग गया उनका, तो एनर्जी लेवल बदल गए, तो बीच वाले हो गए वो सेफ हो गए। तो इसीलिए जो एनर्जी लेवल होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं एनर्जी लेवल। और ऐसे होने पर ये ऑर्बिटल देखो क्या कर गई, इंटरमिक्स कर गई। और ऑर्बिटल में इंटरमिक्स करने के बाद ये कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है, यहीं पर हो गया है हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर 4n स्टेट जो है वो भर गई हैं और 4n स्टेट जो है खाली है इस वाली सेल की। और ये वाला बैंड बन गया कंडक्शन बैंड, और ये बन गया, ये 8 ऑर्बिट हो गई ये मिक्स करके, और ये बन गया आपका बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, और इनके बीच का जो गैप बन गया वो एनर्जी गैप। ऐसे कर अगली वाली एक और सेल बना ले रहा हूं, ठीक। तो ये तो हो गई, ये तो सेल मिक्स कर गई। ये कौन कौन सी सेल थी, ये 3s2 थी, और ये कौन सी थी आपकी 3p2 थी, और उसके ऊपर कौन सी थी, ये उसके ऊपर कंडक्शन बैंड वाली थी। तो ये सब मिक्स कर गई, और मिक्स करने के बाद, ये दोनों मिक्स करने के बाद ये एक तो ये बन गई और एक ये बन गई, ठीक। तो ऐसे करके ये स्प्लिट होती जा रही हैं और इनके बीच में ये गैप होता जा रहा है। तो ये 4 करोड़ भर गई, 4 करोड़ इसकी खाली है, और ये पूरा कौन सा बैंड आ गया है, कंडक्शन बैंड आ गया है। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। जी तो मैं ऐसे फैला के बना रहा हूं, ये फैलाने का कोई निश्चित आकार नहीं, बस बना करके आपको ये बताया जा रहा है। तो जब एटम्स पास आ रहे हैं तो उनके एनर्जी लेवल देखो कुछ नीचे आ गए हैं, क्योंकि कुछ ज्यादा सेफ हो गए हैं, तो उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, तो इसलिए नीचे को घट गया है। और कुछ थोड़े से कैसे हो गए, कुन्ने पे आकर के अनसेफ हो गए, उनको रिपल्सन भी मिल रहा है। तो ये पूरे चट्टा में जैसे देखो यहाँ कुन्ने वाला फंस गया था, तो इधर से रिपल्सन भी मिल रहा था, तो उसको हो सकता है कि थोड़ा सा और ज्यादा आसानी से बाहर निकाला जा सके। तो इसीलिए ये एनर्जी लेवल्स ऐसे स्प्लिट कर जाते हैं। तो मैं आपको आगे एनर्जी लेवल और एनर्जी गैप के आधार पर मटेरियल को कैटेगराइज करना बताता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए आगे वाली बात पे। तो एनर्जी बैंड गैप के आधार पर आपको ये बात पता चल गई कि इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड जो ऊपर होता है खाली, और इसे कहते हैं वैलेंस बैंड जिसमें कुछ जितनी भी मात्रा में इलेक्ट्रॉन है वो भरे होते हैं। जैसे कि भाई सिलिकॉन में ये 8n स्टेट में से 4n भरी हुई थी और 4n खाली थी। और ये कौन सा बैंड कहलाता है बच्चों, ये वैलेंस बैंड कहलाता है। ये भरी हुई स्टेट्स हैं, ये पूरी भर के ऐसे दिखा दे रहा हूं कि मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक। अब इन दोनों के बीच के इस गैप को कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। अब ये गैप के आधार पर, अब ऐसे ही जैसे मैं यहाँ पर ये गैप दिखा रहा हूँ, ये गैप लगभग आपका होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच, ठीक, ऐसा गैप होगा। तो और ये कंडक्शन बैंड और ये रहा बैलेंस बैंड, ये बिल्कुल तराऊ पर धरे हैं ऐसे, हैं समझ लीजिए, जहाँ में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है। तो ये कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस बैंड, और इनके बीच एनर्जी गैप है ही नहीं, ना के बराबर है। तो Eg इज लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब तुम कह दो इसको, है। अब ऐसे ही ये रहा कंडक्शन बैंड और ये रहा बैलेंस बैंड। तो इस आधार पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसमें बैलेंस बैंड में, और ये कंडक्शन बैंड है, ये पूरा खाली है।
और इसके गैप को कह देंगे ये एनर्जी गैप, ये लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक आ जाए। तो इन आधार पर मटेरियल को 3 भागों में बांट दिया गया है। इन्हें कहते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर। मेन कहानी इनको ही पढ़ना है, यानी एनर्जी गैप यहाँ पे कैसा हो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बीच में हो, तो वो क्या कहलाएंगे सेमीकंडक्टर्स। और ये गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो ये कहलाएंगे कंडक्टर्स, और अगर ये गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो ये कहलाएंगे इंसुलेटर। अगर आप इस पर्टिकुलर एनर्जी गैप के लिए अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो करंट बहाने के लिए, तो इसके लिए लगभग 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर 1 करोड़ वोल्टेज अप्लाई करने पड़ेंगे, तब इसमें कहीं करंट बहेगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा डाटा वाटा लेना पड़ता है सवाल करने के लिए। डाटा वाटा क्या लेना पड़ेगा, तुमसे कहा जाएगा बता इनमें जो जैसे मान लो डायमंड है, डायमंड का जो भी स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, ये कॉम्प्लिकेटेड सा, ये ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है डायमंड का। तो इस डायमंड के स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम बात करें तो तुम देखोगे कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होते हैं, जिस लैटिस से टकराते हैं, उनके बीच की टक्कर के जो पाथ को मीन फ्री पाथ कहा जाता है। तो तुम देख लो, अगर मैं इसमें एनर्जी दूं तो एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं ना, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू फील्ड और इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मीन फ्री पाथ। तो इस एनर्जी को अगर मैं इसका कंपेयर करूं इस एनर्जी से जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रखूं और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं, अब ये वाली एनर्जी लेवल अगर मैं इसमें रख दूंगा तो फील्ड तुम्हारा लगभग आ जाएगा, यानी कि वोल्टेज लगभग तुम्हारे 10 वोल्टेज में भी काम चल जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा 1 करोड़ वोल्टेज में भी चलेगा, यहाँ पे तुम्हारा 10 वोल्टेज से लेकर के या फिर 1 वोल्ट से लेकर के 100 वोल्टेज तक काम चलता रहेगा। इस आधार पर मटेरियल को 3 भागों में बांटा गया है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो ये कहानी है इसके बाद की। आगे हम आपको इसमें समझा रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, प्योर मतलब शुद्ध। शुद्ध क्यों, कि भाई जैसे मान लो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो इन सब में कुछ भी मिलावट नहीं। भाई जैसे हवा है यहाँ पे, तो आप मुंह में से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालना है, ऑक्सीजन भी जा रही, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ मौजूद है, तो मिलावट है। यहाँ पे भी गैस में मिलावट है, तो एटॉमिक लेवल पर ये मिलावट हो सकती है। तो मिलावट किस प्रकार से करी जाती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिलाई जा सकती होंगी, इसीलिए पहले हमें शुद्ध समझना जरूरी है, फिर अशुद्धियां मिला करके या इंप्योरिटीज मिला करके क्या इफेक्ट डाला जा सकता है वो समझाने के लिए प्योर या इंट्रिंसिक पढ़ा जाता है। ठीक, तो इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स, इसीलिए इंट्रिंसिक समझना जरूरी होता है। तो आपने मान लो कोई भी क्रिस्टल ले लिया, जैसे सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया, ठीक, और n इसके एटम्स ले लिए हैं, n एटम्स का क्रिस्टल ले लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि 1 करोड़ एटम्स का आपने क्रिस्टल ले लिया है। और उसके लिए मैं जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर बनाए दे रहा हूं, समय बचाने के लिए जल्दी से पहुंच करके ये छाप दिया है। क्या कि सिलिकॉन के क्रिस्टल में, मतलब सिलिकॉन के बारे में आपको मालूम है कि भाई एटॉमिक नंबर 14 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख लो 2 8 4 है, क्योंकि जो लास्ट वाली वैलेंस बैंड है उसमें 4n स्टेट खाली थी, 4n स्टेट भरी हुई थी, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं। पर इस क्रिस्टल में क्या होता है बच्चों, अगर मैं तापमान 0 केल्विन कर लूं, कितना कर लूं 0 केल्विन, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर सारे के सारे बॉन्ड बहुत अच्छी तरीके से बने हुए हैं, पूरा क्रिस्टल कंप्लीट है। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे 7 वाले एटम्स के साथ, इसीलिए मैंने 7 वाले एटम्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना करके दिखा दिए। देखो ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, तो सारे के सारे क्रिस्टल सेट हैं पूरी तरीके से, ये ऐसा करके तैयार। तो यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, बस एक छोटा सा सीन इसका लिया है, ये अनंत तक ऐसे ही फैला हुआ होगा, खूब बड़ा क्रिस्टल है, करोड़ों एटम्स है, तुम तो यहाँ 16-17 कर लिए हैं बस। ठीक, तो इस प्रकार का आपने क्रिस्टल बना के तैयार कर लिया। अब होता गया है, जब तापमान 0 केल्विन था तो कुछ भी नहीं हो रहा, पर तुम्हारे अभी तुम्हें मालूम है प्रैक्टिकली कितना टेम्परेचर है, अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने तो 40 हो जाता है या फिर 0 रहता है। तो कुल मिला करके तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर रहे अगर, तो केल्विन में 273 केल्विन तो रहना ही है ना, तो 273 केल्विन यानी कि 300 के करीब टेम्परेचर तो हमेशा ही बना रह रहा है। और पहले कितना था 0 केल्विन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी मिलेगी, किसको, सारे के सारे एटम्स को, सारे मॉलिक्यूल्स को, जो सेल्स में इलेक्ट्रॉन है उनको भी एनर्जी मिलेगी। ठीक, तो वो एनर्जी का जो रिलेशन आता है ई की पावर के टर्म्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो तुम्हारे सिलेबस में इसलिए लिख नहीं रहा, पर वो एनर्जी जैसे ही मिलेगी तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कुछ बॉन्ड टूटने लगेंगे। ऐसा कहा जाता है कि आप 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लगभग 10⁻28 में से एक बॉन्ड टूट जाता है। तो ऐसे करके अगर एक बॉन्ड टूट गया, मान लो ये वाला बॉन्ड यहां से टूट गया, तो जब एक बॉन्ड टूट जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, जमाने में चला गया ये इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें कुछ जगह खाली बच गई, जगह खाली नहीं, वैसे अभी तुमसे कहा जाए कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन था तब बताओ इसका नेट चार्ज क्या है, तो इसका नेट चार्ज 0 है।
क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना चार्ज न्यूक्लियस में पॉजिटिव भी भरा हुआ है, इसीलिए पूरे क्रिस्टल का नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो फॉर क्या? फॉर होल क्रिस्टल। ये ऐसे भी नेट चार्ज इसका जीरो है। पर जैसे ही क्या है, तापमान बढ़ के 25 डिग्री सेल्सियस हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ बॉन्ड टूट सकते हैं। जैसे ये बॉन्ड टूट गया, अब ये बॉन्ड टूटने के कारण ये इलेक्ट्रॉन किधर हो गया? फ्री हो गया। कहां? पूरे क्रिस्टल में कहीं ना कहीं चला गया। ठीक, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये जगह इस पे ऐसी बच गई कि अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ जाता तो वो इसमें सेट हो जाता और फिर से बॉन्ड बन जाता। जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन आके यहां गिर जाता तो वैसे ही इसमें जो जगह खाली है, और जगह खाली होने के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन रखने की इसके पास संभावना बची हुई है पूरे क्रिस्टल के रूप में। वैसे नहीं है, वैसे ना तो सिलिकॉन तुम कहते हो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटर है। या फिर तुम्हें आगे भी मैं अभी जिसमें 2-3 एटम्स और लूंगा, जैसे एल्यूमिनियम की इंप्योरिटीज मिलाऊंगा, फास्फोरस की इंप्योरिटीज मिलाऊंगा, तो वो ना अब जैसे एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हमेशा लूज ही तो करता है। पर इस वाले केस में यहां अभी क्या करने लगेगा? वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी क्षमता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल के रूप में इनका सीन अलग है, पर्टिकुलर एटम के रूप में, केमिकल रिएक्शंस के रूप में इसकी कहानी अलग है, पर क्रिस्टल के रूप में अलग है। तो इसीलिए आपको समझाना चाह रहे हैं कि जैसे ये बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर हो गया, कहां चला गया? जमाने में। तो क्या हो गया इस पे? फिर ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। वैसे तो पॉजिटिव चार्ज आया नहीं, पर कुल मिलाकर के टोटल चार्ज तो अभी क्रिस्टल पे जीरो है, पर इस पर्टिकुलर एटम पर कितना पॉजिटिव चार्ज आया है? उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया है। क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज उतना ही लाके रख दे तो फिर से इस पे नेट चार्ज जीरो हो जाए। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। पर E बराबर पॉजिटिव चार्ज तो हम पहले से ही किसके लिए कंसीडर करके आए हैं? वो प्रोटॉन के लिए कह के आए हैं। और E बराबर -1.6 ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिख के आए हैं। इसीलिए इसको नया नाम दिया जाता है होल। और होल का ये पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये क्या चीज है? ये वैकेंसी है बच्चों, वैकेंसी है जहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर के और इस वैकेंसी को कवर कर सकता है और इस पर नेट चार्ज जीरो कर सकता है। इसीलिए इस वैकेंसी को होल कहा जाता है, क्योंकि ये तभी भरेगी जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां आके गिरेगा। तो ये वैकेंसी क्या कहलाती है बच्चों? ये वैकेंसी होल कहलाती है। क्या इसमें एक होल बनेगा? नहीं, बहुत सारे बन सकते हैं। सोचो अगर 10 टू द पावर 29 एटम हुए क्रिस्टल में तो 10 होल बन जाएंगे। 10 टू द पावर 35 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो कितने होल बन जाएंगे? अभी 10 टू द पावर 7 होल्स बन जाएंगे। तो लाखों अरबों करोड़ों होल्स भी बन सकते हैं। क्रिस्टल कितना बड़ा है वो इस पर डिपेंड कर रहा है। तो लगभग एक आपको आइडिया मिल गया कि जो टोटल नंबर ऑफ होल्स बनते हैं वो भी फिक्स नहीं कह रहे, वो एक अंदाजा बता रहे हैं। क्योंकि तापमान बढ़ता है तो गर्मी बढ़ती है। अब वो उन्होंने अंदाजा भी इसीलिए दिया है क्योंकि साथ जैसे ही गर्मी करो दोगे तो ये थोड़े कि पूरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन टूट टाट गए, बॉन्ड टूट जाएंगे, खत्म हो गया, सारे होल बन के तैयार हो गए। नहीं, फिर पूरा क्रिस्टल ही कैसे बचेगा यार? ठीक, तो इसीलिए आसपास के एटम्स में से कुछ एक के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, बॉन्ड टूट जाते हैं और वहां वैकेंसी रह जाती है। और वो वैकेंसी क्या कहलाती है बच्चों? उस वैकेंसी को हम होल कहते हैं। अब जैसे इसको यहां पे समझाते हैं आपके सामने। अभी मैं एक चीज और बता दूं, जैसे ही मैं इस पूरे के पूरे क्रिस्टल पर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, जैसे ही मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, देखो जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगा दिया। इसको दूसरे तरीके से भी समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये वैलेंस बैंड है आपका, और वैलेंस बैंड में 4n स्टेट थी और 8n स्टेट थी। तो 4n भरी हुई थी और 4n खाली थी। और ये इसके ऊपर था आपका कंडक्शन बैंड, और इसके बीच का ये गैप क्या कहला रहा था बच्चों? एनर्जी गैप कहला रहा था। और कंडक्शन बैंड पूरा खाली था। और ये इलेक्ट्रॉन्स ये भरे हुए इसमें। ठीक, अच्छा भाई, अब देखो जैसे ही कि यहां से अब तापमान अभी क्या था? 0 केल्विन। वैसे ही तापमान आपने बढ़ाया और बढ़ा के कर दिया मान लो 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे क्या हुआ? वैकेंसी क्रिएट हुई। और देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया जमाने में खुल के, यानी कहाँ? कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी। और इस वैकेंसी को क्या नाम दे दिया? होल। और समझिए कहानी को, जैसे ही आप फील्ड को लगाते हैं तो दो प्रकार की प्रोसेस होती है। एक कहलाती है रिकॉम्बिनेशन, समझे ना, ये काम में आती है आगे ट्रांजिस्टर में। खैर ट्रांजिस्टर डिलीटेड है इसीलिए नहीं बताया जा रहा। और एक कहलाती है रीजनरेशन। दो प्रोसेसें होती हैं, एक रिकॉम्बिनेशन की और एक रीजनरेशन की। कब? जब बाहर से आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तब, इस क्रिस्टल पर। और वो भी तब जब तापमान बढ़ गया हो तब। अब तापमान बढ़ क्या गया भाई? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान भी है तो 273 केल्विन। तो नॉर्मल कितनी भी अपने यहाँ नॉर्मल तापमान कितनी भी जोर से ठंड पड़ जाए तो भी 0 केल्विन भी पहुंचेगा ना। तो इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, सॉरी 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पहुंच पाएगा ना, सबसे कम ठंड पर। तो इसी प्रकार से आप इसको यहां पे समझिए कि जैसे ही आप फील्ड लगाते हैं तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ गया है तो थोड़े बहुत होल्स क्रिएट हो गए हैं, वो स्थिति बनके तैयार हो गई है। तो जे तुमने लगाया बाहर से फील्ड, और फील्ड लगाने से क्या हुआ
कि ये इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू होगा फील्ड के अपोजिट, क्योंकि इन पे फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लग रहा, तो सुर भागना शुरू, ओ ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में तो मूव करने लगा, और कहाँ मूव करने लगा, क्रिस्टल में। जिधर भी, अब क्रिस्टल तो ऐसा तो होगा नहीं मतलब कि तुमने ले लिया है, ओह नमक की एक कंकड़ी ले लीजिए क्रिस्टल हो गया, नहीं, तुम कुछ ना कुछ उसका वायर या कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करोगे ना, तो ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन उसी वायर में क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, ठीक। तो जैसे ही तुमने बाहर से फील्ड लगाया, अब देखो दो कहानी हो गई। एक तो ये जो होल है यहाँ, ये क्या चाह रहा है कि इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आगे भर जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन भरवाना चाह रहा है, तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये भागता हुआ आया, मान लो यहां घूम रहा था, भागता हुआ है, तो इसमें आगे गिर सकता है। पर अब देखो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है बगल वाला, इसके जस्ट बगल वाला, उस इलेक्ट्रॉन पर ये वाला होल पहले से अट्रैक्शनल फोर्स लगा रहा था, पहले से अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था, क्योंकि ये तो पहले से अपनी वैकेंसी भरना चाह रहा है। पर ये ताकत जो यहां अट्रैक्शन है वो यहां इसलिए जा नहीं पा रहा था। पर जैसे ही तुमने बाहर से फील्ड लगा दिया, अब इसको एक और सपोर्ट मिल गया। देखो इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स, सब सारे इलेक्ट्रॉनों पे हालांकि फोर्स तो इधर लग रहे होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट जाना चाह रहे होंगे, पर ये बंधे हुए हैं, पर इसको सपोर्ट ज्यादा मिल गया, क्योंकि जब पहले से वो खींचना चाह रहा था, इसको फील्ड और मिल गया। वैसे वो रुबासी बैठी थी तो ना भैया और आ गया। तो फिर क्या होगा, जो उल के आगे इसमें यहां गायब, यहां अपीयर, ऐसी प्रक्रिया इसमें अपनाई जा सकती है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी क्रिस्टल के बगल वाले होल में शिफ्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग एटम के बगल वाले होल में शिफ्ट हो जाता है, जिससे लगता क्या है कि होल आगे मूव करने लगा। समझना बहुत ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां टपक के यहां गिर जाए तो लगे कि होल आगे को मूव करने लगा, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं रीजनरेशन। ये क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन बगल वाले होल में शिफ्ट हो रहा है, बस ये बात ध्यान रख सकते हैं, ध्यान सुनने ना, बगल वाले होल में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। परिभाषाएं या कुछ भी किताब का ऐसा रटने की जरूरत नहीं, तुम जाके वहां किताब डायरेक्ट भी वहां लिख सकते हो। जब तुम एग्जाम में बैठोगे तुम डायरेक्ट भी इस प्रक्रिया को कह सकते हो। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड ऑन एनी क्रिस्टल देन द होल क्रिएटेड ऑन एनी एटम्स कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड द नेक्स्ट एटम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे करके आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक। तो ये कहानी बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर पहले समझ तो आए कि कौन सी प्रोसेस है, ठीक। तो वो कौन सी प्रोसेस है बच्चों, रीजनरेशन। पर क्या होगा कि ये हर बार रीजनरेशन नहीं हो। अब रीजनरेशन हुआ तो सोचो अगला केस क्या बनेगा। अगली बार अगले वाले सीन में अगर मैं इस क्रिस्टल को ऐसे दिखाऊं, तो ये जो होल यहां दिखाई दे रहा है, वो होल थोड़ी देर बाद कहां दिखाई देगा, अभी ये होल यहां की जगह यहां दिखाई देगा और इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे, ठीक। तो आगे आगे ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती जाएगी। अब यहां पे इतने में दिखा नहीं पा रहे, बस तुम्हें समझा सकते हैं। जैसे ही बाहर से तुमने फील्ड लगाया तो ये होल किधर को मूव करे, होल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वास्तव में होल मूव कर रहे हैं क्या, वास्तव में होल कुछ होता ही नहीं, बस क्या है कि ये वैकेंसी क्रिएट हो गई। वास्तव में ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ऐसे कैसे चलता है तो लगता है कि होल ऐसे ऐसे आगे चल रहा है। सोचो जब ये होल यहां पहुंच जाएगा तो अगला सिलिकॉन ये होगा, तो अगले सिलिकॉन के बॉन्ड ये होंगे, तो अब की बार टपक के यहां गिरेगा तो लगेगा ओ होल को यहां चल दिया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से होल भी मूव करते हैं, और इस प्रक्रिया में जब मूव कर रहे हैं साइड वाले में सेट होकर के, तो इसको क्या कह रहे हैं, रीजनरेशन। और तो ये तो क्या किस चीज में मदद कर रहा है, रीजनरेशन करंट की मात्रा को बढ़ा रहा है, और वो किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इस करंट को हम कहते हैं IH। कौन सा करंट कहेंगे इसे, IH। पर दूसरी और प्रक्रिया है इसमें कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन वापस टपक के इसमें गिर पड़े, हाँ ये तो हो सकता है, क्योंकि जब इधर मूव कर रहा है तो ये वैकेंसी बीच में मिल गई तो टपक के भी गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। तो जब ऐसा होगा तो ये होगी रिकॉम्बिनेशन, मतलब टपक के वापस गिरना, टपक के वापस गिरना, इस प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो जब ऐसा हो जाएगा तो फिर करंट की मात्रा थोड़ी सी घट जाएगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा थोड़ी घट जाएगी। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन दौड़ तो रहा है ना, तो करंट तो बढ़ रहा होगा, पर एकदम से फिर थोड़ा गिर जाने के कारण थोड़ी सी मात्रा घट भी सकती। तो कुल मिलाकर के करंट दौड़ाने के लिए दो प्रक्रिया होती है कि एक तो रीजनरेशन वाली प्रक्रिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो तो क्या हो रहा है कि होल मूव कर रहा है, और होल वास्तव में मूव कर रहा है नहीं, बगल वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के कारण सड़क के इधर आ जा रहा है। तो इस दो प्रक्रियाओं के कारण इसमें करंट दौड़ता है। तो एक करंट तो हो गया जो फ्री इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे इन्हें, थर्मली जनरेटेड, यानी कि जो टेम्परेचर के कारण निकल आए ना, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो उनकी वजह से जो करंट दौड़ रहा है वो IE है, और होल जो मूव कर रहे हैं वो किसके कारण मूव कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन के कारण। तो वो करंट कौन सा है, IH, यानी कि टोटल करंट जो किसी भी क्रिस्टल में दौड़ेगा इंट्रिंसिक में वो होगा IE प्लस IH। क्या होगा बच्चों, वो IE प्लस IH, ठीक। पर इसमें क्या होता है
कि ये जो होल्स हैं ये बहुत थोड़े थोड़े धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, ऐसे करके सरक रहा, और जो इलेक्ट्रॉन क्योंकि भाई कंडक्शन बैंड में है और होल तो बैलेंस बैंड में ही मूव कर रहे हैं ना, तो वो बंदे बनाए बैठे हैं। इसीलिए जो IH वाला करंट होता है होल्स वाला वो बहुत कम होता है किसकी तुलना में, IE की तुलना में, ड्यू टू मोबिलिटी। क्योंकि किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि वो फ्री हैं, वो कंडक्शन बैंड में हैं, उनकी मोबिलिटी ज्यादा है और होल्स की मोबिलिटी कम है। तो ये पूरी कहानी है बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। अब इसमें क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको फिर क्यों नहीं पढ़ते, क्यों एक्सट्रिंसिक पढ़ने की जरूरत पड़ी, अगला टॉपिक वही बता रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट तो लीजिए, पर अगले टॉपिक से पहले समझिए कुछ बातें। सोचो ये पूरा का पूरा जो खेल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का, तुमने मान लो एक लैपटॉप बनाया और वो लैपटॉप सिलिकॉन के क्रिस्टल से बनाया है, प्योर सी, तो वो चलना कब शुरू होगा, जब आप उन्हें कहा गर्म करो, तब तो आगे बॉन्ड टूटेंगे, तब इलेक्ट्रॉन होल आएंगे, तब फील्ड कुछ काम कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के तो कहानी तापमान पर डिपेंड करी नहीं। ठीक, तुम अफ्रीका में ले गए तो बड़ा मजे से चल रहा है, हाँ गर्म ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बढ़िया इलेक्ट्रॉन चल रहा है। और तुम इंग्लैंड चले गए तो लैपटॉप को चलाने के लिए तुमने क्या कर रखा है, पहले हीटर चलाया, फिर वह गर्म करा, फिर चालू हुआ, तो फिर ऐसा लैपटॉप बेकार ही कहा जाएगा ना। यानी कि ये पूरे के पूरे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं इनकी कहानी ज्यादातर तापमान पर डिपेंडेंट होती है। ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होने के कारण हमें जरूरत होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, क्योंकि इंप्योरिटीज मिलाने से क्या ऐसी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है जो तापमान पर डिपेंड ना करे। क्योंकि हम सेमीकंडक्टर पढ़ क्यों रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी डिवाइस बनाई जाए जिनमें करंट का कंट्रोल्ड फ्लो हो। अब कंट्रोल्ड फ्लो तो होने से रहा है ऐसे, क्योंकि कंट्रोल्ड फ्लो तुम्हारे कंट्रोल में है कि तापमान के में, गर्मी तापमान के कंट्रोल में हो गया इंट्रिंसिक का, इसीलिए एक्सट्रिंसिक अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला बच्चों समझते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इसको समझने की जरूरत है ढंग से, ठीक, क्योंकि इससे जुड़ी हुई चीजें आगे पीएन जंक्शन, डायोड वगैरह इन सब से ही बन के बनेगा। तो एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है, जो शुद्ध सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी तापमान पर डिपेंड कर रही थी, ये बात हमने करी। पर तो वो शुद्ध सेमीकंडक्टर्स में अगर थोड़ी सी अशुद्धियां मिला दी जाएं, अब अशुद्धियां जो हम मिलाते हैं, इंप्योरिटीज जो मिलाते हैं, वो पहली बात आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ रखा हो, पीपीएम, मैं तो मान के चल रहा हूं आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, पर तो भी मैं बता देता हूं, पीपीएम, पीपीबी, इस प्रकार से इन्हें कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। जैसे तुमने 10 लाख 10⁶ एटम ले लिए किसके, सिलिकॉन के, और उसमें एक डाल दिया कोई भी इम्प्योर, तो मतलब तुमने 10 लाख में से एक इम्प्योरिटी मिला दी, तो इसे कहेंगे हम पीपीएम। और अगर तुमने 100 करोड़ 10⁹ में एक मिला दी तो इसे कहेंगे पीपीबी। तो सोचो तुम्हारे पास एक क्रिस्टल है जिसमें 10⁻28 एटम्स हैं, तो बताओ इंप्योरिटीज कितनी मिलाओगे अगर तुम पीपीएम में मिला रहे हो। तो पीपीएम में अगर मिला रहे हो तो 10⁶ में से एक है, तो 10⁻20 में कितना हो गया, 10⁻28 डिवाइडेड बाई 10⁶, यानी कि आपको इंप्योरिटीज जो मिलानी पड़ेंगी वो 10⁻22 इंप्योर एटम्स मिलाने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पीपीबी में मिलाएं तो आप कहेंगे 10⁻28 डिवाइडेड बाई 10⁹, यानी कि 10⁻19 एटम्स आपको मिलाने पड़ेंगे। तो पीपीएम पीबी, तो सोचो ज्यादा किसमें मिलाने पड़ रहे हैं, पीपीएम में। सोचो पीपीटी होता पार्ट्स पर 1000, तो कितने मिलाने पड़ते, वो 10⁻25 मिलाने पड़ते, यानी कि फिर ज्यादा इंप्योरिटीज बढ़ जाती। तो ऐसे इंप्योरिटीज बढ़ाई जा सकती पर पीपीएम पीपीबी में ही मिलाया जाता है, ये रेशियो ऐसा फिक्स करा जाता है। अब कैसे करेंगे ऐसे जो नहीं कि तुमने लिया पकड़ लाए सेमीकंडक्टर में लिया हंस दिया जिले, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर इवेपोरेशन वगैरह करना पड़ता है, ये पूरी केमिस्ट्री की प्रोसेस है। क्या करेंगे, पहले वेपर बनाते हैं, ठीक, तो एक क्रिस्टल के वेपर बनाएंगे, उसमें दूसरा क्रिस्टल डालेंगे और एकदम से ठंडा करने देंगे, तो ठंडा करके अपने आप भी वो तापमान में उसमें सेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है। तुम अपने घर पर ट्राई नहीं कर सकते, अब मैं कह दूँ तुम अपने घर पर ट्राई कर सकते हो, वेपर बनाओ, ठीक, तुम शुद्ध पानी उबाला नहीं जाता, ठीक, ध्यान सुने आगे की कहानी। चलो, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इनमें इंप्योरिटीज मिला ली, पार्ट्स पर मिलियन मिला ली, ठीक है, हमें समझ आ गई। पर मिलाएं क्या इंप्योरिटी, क्योंकि आपको मालूम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो कैसे हैं, टेट्रावैलेंट हैं। क्योंकि आउटर मोस्ट में देखो सिलिकॉन 2 8 4, तो ऐसी करके 2 8 18 4 जर्मेनियम है, तो तुम देखो 32 है, वो 2 8 18 क्या होगा ये 28 और 4 32। तो ऐसे कुल मिला करके तुम्हारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो
इसका मतलब इंप्योरिटी जो मिलाई जाएंगी ऐसी मिलाई जाती है कि आउटर मोस्ट में या तो 5 हो, आउटर मोस्ट में क्या हो, या तो 5 या आउटर मोस्ट में 3 हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी तुम्हें समझ आने लगेगा अपने आप। तो इंप्योरिटीज आप 2 प्रकार की मिलाएंगे, इन्हें कहेंगे पेंटावेलेंट। क्या बनाना चाह रहे हो तुम, इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक, मतलब शुद्ध 4 वालों से 5 वाला या 3 वाला मिलाकर के अशुद्ध बनाना चाह रहे हो। इन्हें हिंदी में अशुद्ध अर्धचालकी कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। तो आउटर मोस्ट में या तो पेंटावेलेंट मिलाओगे या ट्राईवेलेंट मिलाओगे। देखो पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट मिलाने से क्या होता है बच्चों, क्योंकि सोचो जब पूरा क्रिस्टल बन रहा था तो जब क्रिस्टल बनते समय सिलिकॉन 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 ऐसे आ रहे थे ना, तो उसमें तुम बीच में एक सेट कर दोगे, मान लो 5 वाला कोई सेट कर दिया तो 4 से तो बॉन्ड बना लेगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसीलिए पेंटावेलेंट मिला रहे हैं। ठीक, अब ऐसे ही आउटर मोस्ट में 3 है तो 3 से तो बॉन्ड बन जाएंगे, साथ साथ में एक जगह खाली बच जाएगी। तो कुल मिलाकर के मुझे या तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचाने हैं या होल्स या फिर वैकेंसी बचानी है, इसीलिए मैं ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मिला रहा हूं। इनके नाम है इस आधार पर। अगर आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, कौन सी इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट, अगर आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई और अगर आपने ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई तो इसमें अब तुम्हें मालूम है भाई एक में 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो 4 से बॉन्ड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन खाली बचेगा। अभी मैं समझाऊंगा, क्रिस्टल बनाऊंगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो जब ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आप मिला देते हैं तो इनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। क्या बचते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचने के कारण एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज बच जाता है। तो नेगेटिव चार्ज बचने के कारण इनको नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। नेगेटिव टाइप यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक, अब ऐसे ही अगर आप इनमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की जगह ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिला दें तो जो इंप्योरिटी मिली है वो 4 के ही साथ बॉन्ड बनाती, पर एक जगह उसमें खाली बच जाती क्योंकि 3 के ही साथ बना पा रही, क्योंकि आउटर मोस्ट में 3 है। तो इसीलिए यहां पर एक्स्ट्रा वैकेंसी बच जाती है। क्या बच जाती है, एक्स्ट्रा वैकेंसी। और वैकेंसी को क्या कहते हैं बच्चों, अभी हमने बताया है, होल कहते हैं। इसका मतलब इसमें क्या बच जाते हैं, एक्स्ट्रा होल बच जाते हैं और होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए यहां पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो इसीलिए इसे पॉजिटिव टाइप यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर हो गए, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये दोनों ही सेमीकंडक्टर्स हमें पढ़ने हैं, एक बार पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मिला करके, एक बार ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिला करके। चलो पहले मैं इंप्योरिटी मिला करके एक बार स्क्रीन पॉज करके जल्दी यहां दोनों के क्रिस्टल बनाई दे रहा हूं, फिर आगे की कहानी समझा दूंगा। यहां सुनना कि भाई ये जो आपने मिला रखी है एक्स्ट्रा इंप्योरिटी, ये फास्फोरस, और यहां पर जो मिला रखा है ये एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम मिलाने से, ये फास्फोरस मिलाने से क्या हो गया कि देखो 4 ने तो बॉन्ड बना लिए इधर उधर, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे बच गया, और ऐसे ही यहाँ 3 ने तो बॉन्ड बना लिए, पर एल्यूमिनियम पे थे ही 3, तो एक एक्स्ट्रा वैकेंसी बच गई इधर और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया इधर। तो ये गड़बड़ कर रहा है और ये होल गड़बड़ कर रहा है। भाई यहां पर एक वैकेंसी बच जाने के कारण यहां कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव, और यहां कौन सा चार्ज बच गया, नेगेटिव। इसीलिए तो इसे एन टाइप कह रहे हैं बच्चों। देखो तो ये क्रिस्टल में 4 ने तो बॉन्ड बना लिए, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा, यहां एक एक्स्ट्रा वैकेंसी बच रही, क्योंकि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आगे टपक के इसमें गिर पड़ता तो सोचो क्या ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाता, और तुम अगर बाहर से फील्ड लगा देते तो कट कट ये होल आगे को बढ़ने लगते, ये इलेक्ट्रॉन इसमें टपक के गिर सकता था। वैसे एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, पर इस क्रिस्टल में हो जाने के कारण हो गया है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाए वो वहां पर टपक के गिर सकता है। इसीलिए इस क्रिस्टल को पॉजिटिवली चार्ज कहा जाता है। तो क्रिस्टल पे तो नेट चार्ज 0 है, सॉरी, तो क्रिस्टल पे कोई चार्ज नहीं, अभी जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन भी भरे हैं सेंटर में, पर इस पर्टिकुलर एटम पे कोई इलेक्ट्रॉन आने की क्षमता है, इसीलिए इस पर हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है क्रिस्टल के रूप में, इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब देखो क्यों कहा, क्योंकि तुम डोपिंग करोगे तो पीपीएम में तो करोगे ना, तो ऐसे 10⁻22 एटम्स ऐसे मौजूद हो जाएंगे एल्यूमिनियम में पूरे में। हो सकता है अगला वाला यहां मौजूद हो एल्यूमिनियम, और फिर 3 से बॉन्ड बनाए ले रहा हो, फिर सन्नाटे में डरा हो एक, ठीक, फिर कोशिश कर रहा हूं कहीं से आ जाए एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके मैंने आपको पहले ही बताया, तो 10⁻28 में से 10⁻26
अगर तुम ppm बना रहे हो तो भाई 10 टू द पावर 22 इम्प्योर एटम हो रहे हैं, तो फास्फोरस के हिसाब से सोचोगे तो इतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपको बच गए 10 टू द पावर 28 में से 10 टू द पावर 22 एटम्स में के इलेक्ट्रॉन्स आप खाली बच गए, तो इतना नेगेटिव चार्ज आपके पास मौजूद हो गया। अगर आपने एल्यूमिनियम मिला रखा है तो इतनी वैकेंसी आपके पास बच गई। इसीलिए इतने ज्यादा नंबर ऑफ होल्स बच जाने के कारण, इतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाने के कारण ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज। अभी तो ये तब कह रहा हूं जब 0 केल्विन तापमान है, एक जैसे ही तापमान और बढ़ाओगे एक आध बॉन्ड और टूट जाएगा, तो भाई साहब और वैकेंसी बच जाएंगी और फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसीलिए ये बढ़िया काम करने लगता है। तो बिना बातें ही थोड़ी सी इंप्योरिटी मिला देने से क्या फायदा हो गया कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के रूप में बच गए। ये मेन कहानी है किसकी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब कैसे इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने से क्या असर होगा, अब मैं इस प्रकार का क्रिस्टल नहीं बनाऊंगा, आपको पहले तो इसको यही समझाई दे रहा हूं। देखो जैसे ही फील्ड लगाओगे स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे रख लेना, फिर जाके मैं जो आगे करा रहा हूं उसको देखना, पर क्रिस्टल यही बना रहेगा। ठीक, वो काफी समय लगता है, इसमें समय नहीं कर निकाल रहे आप। ध्यान सुनना कि जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड आपको यहां पे लगाएंगे इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा कि नहीं दौड़ने लगेंगे, और जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो गए तो सब इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, और तापमान और बढ़ गया होगा तो एक आध होल भी आगे को दौड़ने लगा। जैसे तापमान बढ़ गया तो एक आध बॉन्ड और टूट गया तो एक आध इलेक्ट्रॉन और फ्री हो गए, और बे इलेक्ट्रॉन भी दौड़े, और यहां पे जो फास्फोरस पे एक्स्ट्रा बच गए बेव दौड़े, और होल भी आगे को बढ़े, तो कुल मिलाकर के बहुत सारा करंट बन सकता है ना। इसीलिए बहुत सारा करंट यहां बन जाता है। ऐसे ही इसमें आ जाओ, जैसे ही तुम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाओगे तो ये होल भी मूव करेंगे आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन टपक के यहां गिरेंगे, और कौन सी प्रक्रिया बन जाएगी, वही अभी बताई थी रीजनरेशन वाली। तो होल अगली बार यहां पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। और क्या हो रहा था बच्चों बताइए, अब तापमान बढ़ गया तो एक आध बॉन्ड और टूट गया, तो एक आध इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया होगा, वो भी भाग रहा होगा। हाँ, और एक आध और जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल हैं वो भी भाग रहे होंगे। हो सकता है एक आध कॉम्बिनेशन भी हो जाए, टपक के वापस भी गिर जाए। हाँ, थोड़ा बहुत मात्रा घट भी सकती है फ्री चार्ज की, पर तो भी इतना सब तो हो ही रहा है ना। तो ये सारी प्रक्रिया किसमें होती है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में होती है। चलो इसको और आगे बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से कॉपी में इसको लिख लीजिए। तो समय बचाने के लिए बच्चों मैंने इनके स्ट्रक्चर की जगह इनके कंडक्शन और वैलेंस बैंड बना दिए। तो आपको मालूम है ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और इसमें ज्यादा होल दिखाई दे रहे हैं तो हम इसको कह सकते हैं होल ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखो इसमें एक ही होल दिखाई दे रहा है, वो भी थर्मली जनरेटेड है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गायब हो गया, तो इसका मतलब कि ये यहां पर वैकेंसी क्रिएट कर गया है, तो वो इस वजह से क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है। बाद बाकी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही, यहां मैंने जानबूझ करके होल्स की संख्या ज्यादा दिखाई। तो तुम अपने आप ही सोच के बताओ ये कौन सा होगा, ये एन टाइप होगा, और यहां होल्स ज्यादा है, ये क्या होगा, ये पी टाइप होगा। और होल ज्यादा क्यों हुए, क्योंकि इसमें डोपिंग एल्यूमिनियम की ज्यादा है, तो वैकेंसीज ज्यादा क्रिएट हो गई। यहां पे डोपिंग फास्फोरस की ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बच गए। इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स का लेवल यहां पे कुछ और प्रकार से दिखाया जाता है। देखो ये यहां पे एनर्जी का लेवल ये आता है, क्योंकि आपको अगर तुम्हें क्रिस्टल अभी ध्यान हो तो जो तुम सिलिकॉन में ये फास्फोरस ले रहे थे तो उसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा था। ठीक, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा है, आसपास के सिलिकॉन से बाद बाकी तो बॉन्ड बन रहे हैं, फिर भी ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है इसकी एनर्जी लेवल जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में बहुत कम है। इसको थोड़ी सी एनर्जी दो ना करो तो कहां पहुंच जाएगा, ये तुरंत जमाने में पहुंच जाएगा, यानी कि कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। यानी इंप्योरिटीज लेवल का एनर्जी लेवल ऐसे बनाया जाता है। तो इंप्योरिटी के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल यहां है, इनको बस थोड़ी सी एनर्जी देनी है, और उतनी एनर्जी के साथ ही ये कहां पहुंच सकते हैं, बस थोड़ी सी। ये एनर्जी गैप इनका बहुत कम होता है। ठीक, तो जैसे कि ये जर्मेनियम के केस में 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आ जाता है। तो डाटा दे रखा होता है तरह तरह का। कुल मिलाकर के समझो कि इनका कंडक्शन और वैलेंस बैंड से एनर्जी लेवल अलग बनाया गया है, और यहां पर होल्स का भी एनर्जी लेवल थोड़ा सा अलग ही बनाया जाता है, क्योंकि ये जो थर्मली जनरेटेड होल्स हैं उनसे ये एनर्जी लेवल अलग है। तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि जो होल्स तुम ज्यादा दिखा रहे हो उसमें होल कैसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहे हैं। और वो कौन सी प्रक्रिया थी जिसके कारण ये मूव कर पा रहे हैं, वो मैंने अभी आपको बताई थी, याद करो, वो थी आपकी रीजनरेशन की प्रक्रिया। क्योंकि जो सिलिकॉन और इसमें ये एल्यूमिनियम जो है उस पर एक वैकेंसी क्रिएटेड है, तो उसकी वैकेंसी कहां भागेगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रक पक के कहां गिरेगा, इस एल्यूमिनियम के पास। और इस एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अब 4, और यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा, और यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, और यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया इसमें चलती है बच्चों। तो जैसे ही आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इसके भी और इसके भी,
तो अब इलेक्ट्रॉन ये वाले आराम से कहां पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और खूब बढ़िया तरीके से करंट दौड़ाने लगते हैं। और अब जो करंट दौड़ाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है, बहुत मामूली सा चाहिए होता है। क्योंकि मामूली सा इसलिए चाहिए भाई साहब क्योंकि इंप्योरिटी लेवल यहां पहुंच गया। अब जैसे इसमें करंट कौन दौड़ा रहा है, इसमें होल्स दौड़ा रहे हैं, तो होल किसके कारण दौड़ रहे हैं, रीजनरेशन की प्रक्रिया के कारण दौड़ रहे हैं। तो फिर वो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन गिरते जाएंगे और होल आगे बढ़ते जाएंगे। तो होल जो आगे बढ़ते जाते हैं, तो इसमें जो मेजर करंट है वो किसके कारण है, IH। तो IH का करंट ज्यादा है इसमें IE से। IE का भी करंट क्यों ले लिया है, क्योंकि तापमान ने का तो बढ़ेगा ना, तो तापमान थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो थोड़े बहुत थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। और इस वाले में नेट करंट क्या है बच्चों, इस वाले में नेट करंट जो है वो IE प्लस IH ही है इसमें भी, और इसमें भी IE प्लस IH ही है। पर आप खुद सोच लीजिए कि इसमें कौन का करंट ज्यादा है, IH का, और इसमें IE का। तो इसमें हम कहेंगे IE इज ग्रेटर देन IH। तो यह प्रक्रिया होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। अब मैंने जो बताया उसको शांति सुनिए। मैंने जो आपसे कहा है कि जैसे ही आप इंप्योरिटीज मिला देते तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल गए कि नहीं, नहीं तो तुम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले रहे होते तो तापमान बढ़ाने से एक आध इलेक्ट्रॉन मिल पा रहा होता, थोड़ा बहुत करंट बहता, और इसमें बिना तापमान बढ़ाए बड़ी मात्रा में करंट बहाया जा सकता है। इसीलिए ये फायदे का सौदा है। और उसमें भी आप सोच लो एन टाइप ज्यादा फायदे का सौदा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि फिर ज्यादा मात्रा में यहां पर तो होल मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, और वो भी एनर्जी लेवल बहुत कम पे ही है। मतलब यहां से थोड़ा सा तुम्हें इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी है, तुरंत कंडक्शन बैंड में तुरंत कंडक्टिविटी। इसीलिए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं बड़ी बढ़िया कंडक्टिविटी दिखाते हैं, और पी टाइप्स होल्स के कारण भी बेहतरीन कंडक्टिविटी दिखाते हैं। पर इनका इस्तेमाल क्यों करें फिर इनकी तुलना में, वो भी हम आपको समझाते हैं। जब हम आपको पीएन जंक्शन डायोड वगैरह पढ़ा देंगे तब आपको पता चलेगा कि इनका इस्तेमाल भी क्यों करा जाता है। तो अगला हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन। और कुल मिलाकर के तुम्हारा जो नेट करंट है वो इस प्रकार का रहता है, और एन टोटल जो एन नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स वो NE इंटू NH, एन का स्क्वायर बराबर NE इंटू NH एक फॉर्मूला और है, जिससे आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ होल्स कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं किसी भी सेमीकंडक्टर्स में। ये पता नहीं, इसका प्रूफ कोई भी यहाँ पर 12th में दे रखा नहीं, इसीलिए हम इसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा कर नहीं रहे। कुल मिलाकर के जो टोटल करंट हो रहा है वो IH और E दोनों के कारण हो रहा है। पर इसमें वो एन टाइप में वो मेजर किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और पी टाइप में वो मेजर किसकी वजह से है, होल्स की वजह से। और दोनों कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। अब मैं इनसे बनने वाली चीज जो है वो है पीएन जंक्शन और जंक्शन डायोड के बारे में समझाता हूं। अगली लास्ट कहानी उसी की है, अगर वो समझ जाओगे तो फिर 12th का पूरा सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चन पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप क्या होते हैं उसके पूछे जाने हैं या डायोड के ऊपर ही पूछे जाने हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए अगली बात पे। पीएन जंक्शन क्या होता है, अब जैसे मान लो आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले रखा है, पी टाइप को आप कैसे दिखाएंगे, इसमें मैं होल्स में HH लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइए कि इसमें ये होल्स ज्यादा हैं, एक आध थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स भी है पर ज्यादातर मात्रा में क्या है बच्चों, होल्स। तो H से बना दे रहा हूं, जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ऐसे ही मैं एक और ले लूं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या कर लूंगा मैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा छाप देता हूं। चलो देखो ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक आध होल भी बना दे रहा हूं क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो एक आध बॉन्ड भी टूट जाएगा, ठीक। तो इसमें ज्यादातर मात्रा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ज्यादातर मात्रा में क्या होगा बच्चों, होल्स। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल इसमें बनके तैयार हो गए हैं, अब क्या होगा, अब आप क्या करें, इन दोनों लेयर्स को मिला दें आपस में। ऐसे नहीं, पहले बढ़िया तरीके से कुछ चालें, क्योंकि कोई भी ऑक्सीजन या फिर कोई रिएक्शन करके जमाने की और लेयर ना इसमें बन गई हो, इसीलिए तरीके से मिलाएं। तो जैसे ही आप इसे तरीके से मिलाएंगे तो मैं मिला के कुछ ना कुछ आपको सीन बना के दिखाता हूं, देखें ध्यान से क्या होगा। जैसे ये मिल जाएंगे, मैं थोड़ा यहां पे मिला रहा हूं, ठीक। तो ये H 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 E E E E E E E E E जल्दी जल्दी बनाए थे ना, वो देखो देखो जल्दी जल्दी, ओ सुनो क्या हो गया, ये इस प्रकार से मैंने जैसे ही जंक्शन को मिलाया है तो जंक्शन पे ये जहां पर ये जगह ये जहां पे मिलना है कॉन्टैक्ट सरफेस जिसे हमने कहा, तो जैसे ही जिस कॉन्टैक्ट सरफेस की मैं बात करूं, इस पर आप एक चीज नोटिस करो, ये इस पर नेट चार्ज क्या है अभी पी टाइप पर, मैंने आपको कहा है कि दोनों पर पूरे क्रिस्टल पर नेट चार्ज जीरो ही होता है। तो क्यू नेट तो इसका भी जीरो है और क्यू नेट तो इसका भी जीरो, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम पर्टिकुलर एटम्स पर वैकेंसी बच गई थी या पर्टिकुलर एटम्स पर क्रिस्टल के होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच गए थे, इसीलिए तुम इनको पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कह रहे, टाइप कह रहे हो, चार्ज नहीं कह रहे, टाइप कह रहे हो। क्यों, क्योंकि यहां पर वैकेंसी या चार्ज बच रहा है पर्टिकुलर एटम पर, नहीं तो तुम चार्ज कहते, यहां पर टाइप कहा जा रहा है। तो दोनों बातों का अंतर है, वो समझना है। तो जैसे इनको आप चार्ज के बारे में बात करें तो इनका नेट चार्ज तो अभी जीरो है,
तो अब जब नेट चार्ज 0 है तो जैसे ही आप इन लेयर को मिलाएंगे तो क्या होगा कि ये जो आप क्रिस्टल को याद करो, क्रिस्टल में क्या होता था, वैकेंसी है तो अगल वाला इलेक्ट्रॉन आ जाए तो टपक के गिरेगा कि नहीं गिरेगा, हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें टपक के गिर जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें टपक के गिरेगा, अब समझ लीजिए कुछ, मैं यहीं पे मिटा के बना दे रहा हूं, तो यहां पर ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर खत्म हो जाएंगे। तो अब यहां पे था ये रीजन पी टाइप वाला, यहां एन टाइप वाला था। सोचो अभी नेट चार्ज 0 था, किस पर, दोनों पर ही, पर जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन चले गए इधर तो यहां पॉजिटिव चार्ज छोड़ गए कि नहीं छोड़ गए, हाँ, क्योंकि इस पूरे क्रिस्टल पर भी नेट चार्ज 0 था। अब इलेक्ट्रॉन इसके किधर आ गए, पी की तरफ, तो इस पर क्या छोड़ जाएंगे, एन टाइप वाले पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर भाग आए हैं। और इस पी टाइप वाले पर क्या छोड़ देंगे, यहां पी टाइप वाले पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो जैसे ही यहां पर चार्ज आ गया, तो मैं इनको ऐसे करके दिखा रहा हूं, तो इनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा अंदर की तरफ, ठीक, और एक रीजन क्रिएट हो जाएगा। अब सोचो यहां मान लो इनके बीच का ये सेपरेशन अगर L हो तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन जाएगा, वो क्या होगा, E/L, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का यही रिलेशन है। तो यानी कि जो भी नॉर्मल पोटेंशियल ऐसे चल रहा था इनका इक्वल, वो थोड़ा सा कम हो गया, इसकी तुलना में इसका पोटेंशियल जो है क्या हो गया है, बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया और पहले की तुलना में ये कम हो गया है। तो इस प्रकार से अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो इस वाले रीजन में से अब अगला इलेक्ट्रॉन आगे टपक के यहां नहीं गिर सकता, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा फील्ड है वो इधर वाले इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स लगा रहा है, क्योंकि भाई साहब समझो इलेक्ट्रॉन जब फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा, इधर, तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन कहां को आएगा, उधर ही जाएगा ना। तो ये एक्स्ट्रा जो फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर से इधर आना अब इसका कठिन हो गया, अब इधर से इधर नहीं आ सकता। हो सकता है तापमान बढ़ जाए तो एक आध इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए तो वो आ सकता है आराम से, हाँ, तो कुछ करंट इसमें बह सकता है ड्यू टू थर्मल ओरिएंटेशन, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहां पर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स बच गए उनके कारण। बट जो नेट चार्ज था वो कौन सा है, इसमें मेजॉरिटी कौन किसकी है, इसमें मेजॉरिटी पॉजिटिव की है, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं दौड़ पा रहा, इधर मेजॉरिटी नेगेटिव की है, वो भी नहीं दौड़ पा रहा, क्योंकि बीच में एक ऐसी लेयर आ गई है जो इस पे नेगेटिव चार्ज पर उधर ही फोर्स लगा रही, तू उधर ही रहे, इस पे इधर ही फोर्स लगा रही, तू इधर ही रहे, ठीक। तो इस रीजन को कहते हैं बच्चों डेप्लेशन लेयर, क्योंकि एक लेयर बन गई है तो इसे डेप्लेशन लेयर कहा जाता है। और इस डेप्लेशन लेयर ने ये वोल्टेज बना दिए हैं, तो इस वोल्टेज को कहते हैं कि क्योंकि इतना एक्स्ट्रा वोल्टेज दे देते तो हो सकता है जंप करके इधर आ जाते, तो इस वोल्टेज को कहते हैं हम पोटेंशियल बैरियर। इसे क्या कहते हैं बच्चों, पोटेंशियल बैरियर। और इस रीजन को डेप्लेशन लेयर कहा जाता है। और ये डेप्लेशन लेयर में क्या हो गया है, एक्स्ट्रा फील्ड जनरेट हो गया है जिसने पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर दिया है। अब तुम अगर इतना वोल्टेज एक्स्ट्रा अप्लाई कर लो तो करंट बहा लो, और नहीं कर पाओ तो मत बहा पाओ। तो अब क्या करते हैं, इसके लिए प्रैक्टिकली करके देखा गया, प्रैक्टिकल करके देखा गया कि अब अगर तुम एक्स्ट्रा वोल्टेज इतना लगा देते हो इधर, क्या देखा जा रहा है इसके बारे में कि जैसे देखो इधर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं और इधर की तरफ करंट, तो ये करंट और वोल्टेज के बीच में अगर इसका एक कर्व बना के देखा जाए तो तुम वोल्टेज कैसे बढ़ाओगे, ऐसे बैटरी लगा के, ठीक। तो तुमने ऐसे बैटरी लगाई तो इसमें वोल्टेज बढ़ाए, तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ा रहे होगे तो क्या हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको एक एनर्जी मिल रही होगी। तो तुम बाहर से फील्ड ऐसे लगा रहे हो और अंदर का फील्ड ऐसे है, तो तुम बाहर से ऐसे फील्ड लगा रहे हो। तो ये कहानी हो सकती है कि अब एक्स्ट्रा फील्ड लगाने से अब एक आध इलेक्ट्रॉन्स क्या हो कि इनको एनर्जी ज्यादा मिल जाए तो वो जंप कर करके इधर आने लगे, नहीं तो नहीं आ रहे वो। सोचो ये डेप्लेशन लेयर का फील्ड आता 1 वोल्ट मान लो यहां पर, और तुम एक आधी वोल्ट की बैटरी लगा देते तो इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे यहां, तो इलेक्ट्रॉन अभी किधर ही चल रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन अभी जो एक आध थर्मली जनरेटेड होगा वही उड़ के आ पा रहा होगा। तो जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन जो करंट बनाते हैं उसे कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। कौन सा करंट कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट, अभी मैं समझाऊंगा इसको। और जो करंट बन रहा होगा फॉरवर्ड वाइज, मतलब जो एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण बन रहा होगा, तुम बाहर से वोल्टेज लगा दो तो होल जंप, इलेक्ट्रॉन जंप कर करके इधर आ जाएं, तो फिर एक्स्ट्रा एनर्जी दे दो, तब जो करंट बन रहा होगा उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। तो 2 प्रकार का इसमें करंट आता है, एक डिफ्यूजन करंट आता है, एक ड्रिफ्ट करंट आता है। ये दोनों आगे की समझने की कहानियां हैं, फिर मैं इनको लगा के अभी बताता हूं कैसे बैटरी को लगाना है, तब कैसे किस प्रकार का करंट आएगा। उससे करंट के लिए बैटरी को लगाने की जो प्रक्रिया है उसे बाइसिंग कहा जाता है। बाइसिंग मतलब बैटरी को कनेक्ट करके एक्सटर्नल एनर्जी को कनेक्ट करके इसमें करंट बहाने की प्रक्रिया को बाइसिंग कहते हैं। एक्सटर्नल एनर्जी कैसे देनी है, किस प्रकार से बाइसिंग करनी है, उस पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सोचो ये मान लो पीएन जंक्शन का ये सेटअप है, तुमने ऐसे बना रखा है और इसमें ये बीच में डिप्लेशन लेयर बन गई है, ठीक। अब तुमने क्या करा, इसमें एक बार बैटरी को ऐसे लगा रखा है,
ऐसे, और ये डिप्लेशन लेयर बनी है और इधर क्या है, P है और इधर N है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा बार बार, होल और इलेक्ट्रॉन लिखने में क्यों समय खराब करना। और एक बार तुमने क्या कर रखा है बच्चों, एक बार बैटरी को यही बीच में लेयर, डिप्लेशन लेयर, इधर P है और इधर N है, और तुमने बैटरी को उल्टा लगा रखा है यूं। ठीक, तो जब ऐसे लगा रखा होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ रखा हो, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ रखा हो, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या कहते हैं इसको, फॉरवर्ड बाइसिंग। और इसे कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। क्यों कह रहे हैं, समझ में आ जाएगा अभी, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की वाली प्रोसेस क्या है, होता क्या है, जैसे ही आप बैटरी को ऐसे लगाते हैं तो क्या होगा, इसमें मौजूद होल्स को पॉजिटिव चार्ज, इसमें तो पॉजिटिव ही चार्ज है बच्चों, देखो इसमें होल्स ही तो हैं, इसमें होल है और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या होगा, जैसे ही आप पॉजिटिव से पॉजिटिव को लगाओगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा कि नहीं, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो क्या होगा, ये रिपल्सन के कारण ये डिप्लेशन लेयर जो है पतली होती जाएगी। तो अगली सिचुएशन ऐसी बनेगी, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, ऐसी लो डिप्लेशन लेयर गई। अब क्या हो गया, अब आराम से इलेक्ट्रॉन और इधर आ सकते हैं और होल्स इधर जा सकते हैं। और वैसे भी तो क्या करवा रहा था ये, वैसे भी तो जो मेन कहानी इसकी यही थी कि डिप्लेशन लेयर ही तो थी वो जो रोक रही थी, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन उड़ के गिरते ही और इन होल को भरी देते। अब आराम से आके गिर सकते हैं, कब, जब तुमने बैटरी को ऐसे लगा रखा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ रखा है। अगर लेकिन इसका उल्टा कर दिया जाए, तुमने नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन किधर भागना चाहेंगे, ओहो अट्रैक्ट होना चाहेंगे पॉजिटिव से, और इधर वाले होल्स नेगेटिव से अट्रैक्ट होना चाहेंगे। तो नेगेटिव चार्ज, देखो नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव की तरफ खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर खींचेगा, तो क्या होगा, इसमें सेपरेशन और बढ़ने लगेगा, क्योंकि नेगेटिव इधर आ रहा है पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो सेपरेशन और बढ़ने लगेगा और डिप्लेशन लेयर जो है और चौड़ी हो जाएगी। ध्यान सुनने चलना, डिप्लेशन लेयर मान लो ऐसी हो गई, ठीक, तो भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन इधर को आने लगे, रिपल्सन क्रिएट होने लगा, रिपल्सन होने लगा, रिपल्सन, और यहां पे होल्स दूर जाने लगे और डिप्लेशन लेयर और बड़ी हो गई। और भाई साहब डिप्लेशन लेयर में अगर ये एल की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रिक तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा ना, E/L। तो फिर कुल मिलाकर के जब आप उल्टी बैटरी लगा दें, किससे, पीएन जंक्शन से, तो कैसी सिचुएशन बन गई, पीएन जंक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि भाई साहब ये जो डिप्लेशन लेयर बन गई है ना, तो वही तो कष्ट पैदा कर रही है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन आराम से ही आके पहुंच जाता इधर, ठीक है, और होल में गिर जाता। पर ये जो लेयर बन गई है वो ऐसा होने नहीं दे रही, तो ये लेयर जो बना रही है उसे जंक्शन कहा जाता है। अब अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उसे इस जंक्शन को पार करके ही जाना पड़ेगा। तो फिर फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हो रहा है, डिप्लेशन लेयर और पतली हो रही, तो करंट का बहना आसान हो रहा है। रिवर्स बाइसिंग में क्या हो रहा है, रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर और चौड़ी हो रही, तो करंट का बहना जो है और कठिन हो रहा है। हाँ, एक आध थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन हो वो आकर इधर आ सकता है, क्योंकि वो फील्ड के अपोजिट मूव करता है। तो इसमें सिर्फ जो करंट रहता है दोनों ही बातों में वो थर्मली जनरेटेड के कारण, और याद करो थर्मली जनरेटेड कितने होते हैं, लगभग 10⁻28 में से एक, और वही डोपिंग वाले एक्स्ट्रा वाले जो होते हैं इंप्योरिटी वाले वो 10⁻28 में से 10⁻22 ppm या ppb में। तो ये तो बहुत सारे हैं, ये थोड़े बहुत है, तो इसमें करंट भी थोड़ा बहुत बहेगा। इसका मतलब जो थर्मली जनरेटेड के कारण जिसे ड्रिफ्ट करंट कह रहे हैं वो बहुत मामूली सी मात्रा में बहता है, बाद बाकी जो एक्स्ट्रा जो करंट यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो खुद बह रहा है डिफ्यूजन के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में बहता है। इसके कर्व से आपको ये बात अभी समझा देंगे, इसका कर्व जैसे भी बनता है, पर इसे फॉरवर्ड बाइसिंग और इसे रिवर्स बाइसिंग कहा जाता है। अब रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग का प्रैक्टिकल मतलब समझिए। आप देखो मोबाइल फोन का चार्जर, इसी समझना, देखो मोबाइल फोन आपने चार्ज पे लगाया, अब देखो कि अभी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट बह रहा है, बढ़िया है भाई बह रहा है। अब चली गई लाइट, तो वापस बैटरी से इस बोर्ड की तरफ जाना चाहिए करंट के नहीं जाना चाहिए, पर नहीं जाता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत तो ऐसा सेटलमेंट कर रखा है ना जिससे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट जाए। तो इसमें भी देखो कि एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है। देखो कि सिर्फ बैटरी तुम पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ रहे हो तो करंट बह रहा है, और तुमने उल्टी जोड़ दी तो बिल्कुल भी करंट नहीं बह रहा। तो एक ही डायरेक्शन में करंट बहाने के कारण इसे डायोड कहा जाता है, ठीक, क्योंकि इसमें दो टांगे हैं, एक इधर पॉजिटिव टर्न में एक इधर, ठीक है। तो इसको बनाते ऐसे हैं सर्किट डायग्राम, अब ऐसे ही होल फोल नहीं छापते फिरेंगे बार बार, ऐसे बनाएंगे, इस वाले को पी वाले को और एन वाले को ऐसे बनाते हैं बच्चों, यूं, ये ठीक। तो इधर से इधर ऐसे बन रखा है, ये इसे सिंबल ये है डायोड का। तो मैं किताबों में खूब बना देखोगे, ऐसे नहीं बना देखोगे, ऐसे बना देखोगे। इस डायोड में ऐसे करके करंट बहेगा, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, यूं, ये P है इधर N है, समझ लो इधर रुकावट है,
ठीक, इधर से इधर को चल सकता है। तो तुम बैटरी ऐसे लगा दोगे तो काम बन जाएगा, और तुमने बैटरी उल्टी लगा दी तो काम नहीं बनेगा। बैटरी उल्टी लगा देने का मतलब इधर हाइयर इधर लोअर कर दिया तो उल्टी डायरेक्शन हो गई बच्चों, फिर नहीं करंट बहेगा। इधर हाइयर इधर लोअर करोगे तो करंट बह सकता है। एक आध थोड़े से क्वेश्चन ऐसे बता देता हूं इस पे, जिससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। जेईई मेन में भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलिए, पहले तो मुझे मालूम पड़ गया कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में कैसे करंट जाता है और डायोड का क्या काम होता है। ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लगा होगा, देखो प्रैक्टिस से अपने आप ही आ जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली बात ऐसे आपसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे छाप दिया और इसमें से ऑप्शन पूछे गए, बताओ इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग में है। फॉरवर्ड बायसिंग में कब होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में कौन सा है ये बताइए। फॉरवर्ड बायसिंग में कब होता है, मैंने कहा बैटरी इमेजिन करो, बैटरी इमेजिन करो तो जो इधर वाला ज्यादा और इधर वाला कम हुआ तो ऐसे करके हाइयर पे इधर लोअर पे इधर तो ही होगी फॉरवर्ड बायसिंग, तो तभी ऐसे करंट जा सकता है। ठीक, नहीं तो बैटरी इधर से लगाओ तो फिर उल्टी डायरेक्शन बन गई ना। तो भाई हाइयर इधर होना चाहिए, लोअर इधर होना चाहिए। इसमें देखो इधर 2 है इधर 4, तो पर क्या हो गया, यहां लोअर है इधर हाइयर है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग नहीं है। अब इसमें देख लो यहां पे ये लो है, -4 कम होता है, -2 कम ज्यादा होता है, तो ये भी फॉरवर्ड बायसिंग नहीं। या -6 यहाँ 3, तो ये भी यहां से ज्यादा है तो ये भी फॉरवर्ड बायसिंग नहीं। देखो यहाँ -4 यहाँ -6, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है। बैटरी तो वैसे पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट करती है ना। अब आपको 2 वोल्ट की बैटरी दे रखी है तो भाई ये -6 से -4 ही तो करेगी, तो तभी तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हुआ। और इन सब में रिवर्स बायसिंग है, इसमें फॉरवर्ड बायसिंग है। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग को। कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं बच्चों, कैसे आ जाते हैं सुने ध्यान से। ठीक, ऐसे मैंने क्या करा, एक न्यू बैटरी लगा दी और एक ऐसे करके फिर से डायोड ऐसे लगा दिए। ठीक है, और आपसे कहा बताइए 4 ओम और ऐसे 1 ओम और ऐसे 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, बताओ इस सर्किट में करंट कितना बह रहा होगा। बहुत आसान सवाल है। कभी भी तुम्हें और ज्यादा डायोड लगा दिए जाए तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। बस अगर तुम देख लो रिवर्स बायसिंग है, वहीं से तार तोड़ दो, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं जाएगा। तो अब सिर्फ आपके पास ये कनेक्शन बचा और यहां फॉरवर्ड बायसिंग है और इसमें 0 रेजिस्टेंस, रिवर्स बायसिंग में अनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से इसका जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया वो यही सर्किट बचा, वो खत्म हो गया। तो रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम और वोल्टेज कितनी दे रखी है 10 वोल्ट, तो करंट क्या आ गया 10/5 यानी कि 2 एम्पियर। ऐसे ही करके और बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं पुराने करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे सवाल में। बस तुम डायोड घुसेड़ते जाओ, जहां भी डायोड सीधा लगाओ उसको तार मानो शुद्ध, कुछ नहीं कर रहा वो, उल्टा लगाओ तार तोड़ दो। बस ये कहानी है डायोड की, और कुछ कहानी नहीं है इसकी, आसानी से करे जा सकते हैं। चलिए मैं डायोड के ऊपर डायोड के टाइप्स पे आता हूं, जैसे कि फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल्स और हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो डायोड के ऊपर कुछ और चीजें समझाता हूं। जैसे मान लो तुमने अब की बार अल्टरनेटिंग सप्लाई ले रखी है, ठीक, ऐसे अल्टरनेटिंग सप्लाई बना दी आपने और अल्टरनेटिंग सप्लाई में एक डायोड ऐसे लगा रखा है, ठीक, और एक यहां पर ऐसे लगा लिया लोड रेजिस्टेंस है, और आपको कुछ पॉइंट में दिए दे रहा हूं। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है, ठीक। और अब देखो ये ऐसी सप्लाई है तो ऐसी सप्लाई ऐसी तो होगी, V = V0 sin ओमेगा टी टाइप प्लस फाइव, ठीक। तो अगर मैं इसका कर्व बनाऊं तो कर्व आपको ऐसे बन रहा होगा, है, लगातार टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा वोल्टेज, ठीक। तो अब ऐसे करके मैंने कर्व बना दिया, ये RL है और इसका 0 पोटेंशियल करना है तो आप इसे अर्थ कर दीजिए, ठीक। तो एक तरफ से हायर टू लोअर ये हो गया, और एक साइड के लिए आधी साइकिल के लिए अब देखो अल्टरनेटिंग सप्लाई, आधी पूरी साइकिल अभी समझाता हूं, सुने ध्यान से। ये अल्टरनेटिंग इनपुट सप्लाई इधर से इधर मिल रही है, ये डायोड लगा हुआ है। तो डायोड का क्या काम है आपको मालूम है, डायोड सिर्फ तभी करंट बहाएगा जब फॉरवर्ड बायसिंग हो, समझना बच्चों ध्यान से। अब फॉरवर्ड बायसिंग में करंट बहाएगा, सोचो ये ऐसे 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 करके साइकिल है, अब ये वोल्टेज और ये टाइम है। तो आधी साइकिल के लिए ए हाइयर पर या सी तो 0 पर तो बी लोअर पर हो गया, ठीक। आधी साइकिल के लिए अगर ए हाइयर पर है, पॉजिटिव से ऐसे करके अगर करंट बह रहा है, तो अगर ए हाइयर पर है तो फॉर पहली हाफ साइकिल है, फॉर फर्स्ट हाफ क्या होगा, ए हाइयर ग्रेट कौन किससे, बी से, बी लोअर पर है, ठीक है, किसकी तुलना में, सी की तुलना में। तो फिर क्या होगा, फिर ये डायोड पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि बी इधर बी वोल्टेज दे रहा है, इधर ए है, तो इस हिसाब से अगर आप सोचें तो यहां पर हाई टू लो करंट बह सकता है। तो जब हाई टू लो करंट बहेगा तो फिर इसमें से आउटपुट भी मिल जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बिल्कुल करता ही नहीं, तो जितना वोल्टेज दे रहा था उतना इससे वापस मिलता रहा। फिर सोचो
अगली वाली हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज नेगेटिव है कि नहीं, तो अब कौन हाइयर पे हो गया, बी। तो सोचो यहां के वोल्टेज अगर बी हैं तो फिर इधर से इधर करंट जाएगा नहीं, इधर इस डायरेक्शन में, तो डायोड में फिर कोई करंट नहीं बहेगा। तो जब डायोड में कोई करंट नहीं बहेगा, डायोड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, तो फिर इस रेजिस्टेंस को भी कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो फिर आधी हाफ साइकिल के लिए करंट गायब, आधी साइकिल में कुछ नहीं मिला। फिर अगली वाली आधी साइकिल में फिर ए हाइयर पर, तो फिर से करंट मिला। फिर आधी वाली साइकिल में फिर से गायब, फिर आधी वाली साइकिल में फिर से मिला। तो सोचो आधी आधी वेव बन गई कि नहीं बन गई, ठीक, क्योंकि आधी में तो मिल रहा है, क्योंकि ए हाइयर पर बी लोअर पर, और उल्टी डायरेक्शन में इससे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। तो इसीलिए ये आधी डायरेक्शन में तो करंट देता है और आधी में नहीं देता, इसीलिए इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में करंट दे पाता है कौन, डायोड। तो ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों पढ़ा जा रहा है समझिए, कुछ और बातें आपको बताता हूं, ठीक। अब जैसे एक और मैं समझा दूं आपको केस कि क्या होगा कि जैसे ही हम अल्टरनेटिंग सप्लाई को क्या करेंगे, अब तुम्हें मालूम पड़ गया उन वैज्ञानिकों को, तो उनने क्या किया, एक डायोड न्यों लगा दिया, मैंने कहा अच्छा ले रुको अभी करवाता हूं, एक डायोड न्यों लगा दिया और ये ले लिया लोड रेजिस्टेंस और ये अर्थ कर दिया, ठीक, जीरो बनाने के लिए इसका। अब क्या कर रहे हैं कि अब यहां पे फिर से पॉइंट ले लो, ए सी ये बी। अब देखो कि आधी साइकिल की इनपुट वही, फिर से ये लो इनपुट। अब क्या हुआ, आधी साइकिल के लिए ए हाइयर पर और बी लोअर पर, तो डायोड D1 करंट दे देगा। तो इस वाले ने करंट दे दिया, D1 डायोड से करंट आ गया, तो फिर इधर से इधर की तरफ करंट बह, इधर से इधर की तरफ बह गया हाइयर टू लोअर। फिर आधी साइकिल जैसे ही आई, अब बी हाइयर पर ए लोअर पर, तो फिर इधर से इधर तो करंट जा नहीं सकता अब, क्योंकि हाइयर टू लोअर जाता है, तो इधर से इधर उल्टी डायरेक्शन हो गई, रिवर्स बाइसिंग हो गई, ठीक। ध्यान सुनना शांति से, फिर दोबारा जल्दी हाथ हो गया, सुने। आधी साइकिल के लिए ए हाई पर बी लो पे, तो ए हाई पर से लो की तरफ करंट जा सकता है, यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट चल सकता है, ठीक। अब क्या हुआ, दूसरी आधी साइकिल के लिए बी हाई पर ए लो पर, तो अब ये हाई पर है, तो इधर से इधर करंट जा सकता है, इधर से इधर नहीं जा सकता। तो अगली बार फिर इधर से इधर गया, तो लोड रेजिस्टेंस को फिर से करंट मिल गया। अब की बार किसकी वजह से मिला है, D2 डायोड के कारण। फिर आधी साइकिल के लिए अब की बार किसकी वजह से मिलेगा, D1 डायोड के कारण। अगली बार किससे मिलेगा, D2 डायोड के कारण। ओहो, दोनों वजह से करंट मिलता गया कि नहीं मिल गया, और एक ही डायरेक्शन में करंट मिल गया दोनों वजह से, क्योंकि उधर से ही आ रहा है दोनों। तो एक बार इधर से आ गया, एक बार इस वाले से आ गया, एक बार इस वाले से, तो दोनों बार से भाई डायरेक्शन तो एक ही रही ना, तो फिर दोनों बार से पॉजिटिव डायरेक्शन में। सोचो देखो, दोनों अलग अलग डायरेक्शन का करंट था AC, और उससे कौन सा करंट मिल गया, DC। तो यही तो चाहिए था, इन्वर्टर में हम यही तो इस्तेमाल करेंगे भाई। तुमने देखो बैटरी चार्ज हो जाती कि नहीं हो जाती, अल्टरनेटिंग सप्लाई थी, उससे बैटरी चार्ज हो गई, तो फिर DC से वो AC करंट आ रहा था आपके घर में, और उससे DC करंट बैटरी वाला बन गया। फिर वही बैटरी वाला करंट दोबारा AC बन जाएगा जब लाइट चली जाएगी तब। हाँ, पर इसमें ये करंट अभी भी फ्लक्चुएशन है, क्योंकि कई कई बार जीरो पे जा रहा है, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर। तो जैसे ही कैपेसिटर इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चों, तो जब जब जीरो पे जाएगा तब तक कैपेसिटर अपना कमाल दिखाएगा। तो फिर कैपेसिटर अपना कमाल दिखा देता है, वो जीरो नहीं होने देता। तो इस प्रकार से जो जीरो हो रहा था वो जीरो होने से बच जाता है और सही मात्रा में करंट मिल जाता है। ये है डायोड का कमाल। और डायोड दो लगा दो तो फिर अल्टरनेटिंग सप्लाई को डायरेक्ट सप्लाई में बदला जा सकता है। अब पूरी वेव मिल जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। समझने वाली कहानी इतनी ही है। अब दुनिया भर की अंग्रेजी इसमें लिख लो कि फॉर द प्रोसेस फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल, देन द करंट इज ओनली फ्रॉम द डायोड D1 and D2 is in reverse biasing and D1 is in forward biasing. For the next half cycle D2 is in forward biasing and D1 is in reverse biasing. तो इस प्रकार से इसकी कॉपी भर दो। अगर लेकिन नॉर्मल समझ जाओ तो इतनी सी कहानी है, अब भरते रहना अगर समझ आ गया है तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर, ये है फुल वेव रेक्टिफायर। अब मैं डायोड के और प्रकार बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। अगला है बच्चों फोटो डायोड। देखो फोटो डायोड का क्या कमाल है, समझे ध्यान से। ये क्या होता है कि जैसे ये डिप्लेशन लेयर है बीच में, ठीक है, और यहाँ पे आपको मालूम है ये होल्स 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 ऐसे करके होल बना रखे हैं। ये पी वाला भाग है, ठीक है, उधर वाला भाग क्या है, उधर वाला एन वाला भाग है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। तुमने क्या करा, इस पीएन जंक्शन को आपने कनेक्ट कर दिया किसी भी रेजिस्टेंस से बाहर से, ठीक। जैसे आपने रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, अब क्या करें आप इस पे बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी डाल दें, क्योंकि आपको मालूम है इधर से जो फील्ड है, इधर से जो फील्ड है वो इधर एक आध इलेक्ट्रॉन होते तो उनको ला के इधर पहुंचा देता। सही बात है गलत है? तो पर इधर से इधर नहीं पहुंचा पाता, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ये करंट बहा लेता। कौन? ये जो एक्सटर्नल फील्ड ये बनाया है ना डिप्लेशन लेयर ने,
तो ये डेप्लेशन लेयर का जो फील्ड है वो इधर वाले यानी कि माइनॉरिटीज को भेज सकता है, मेजॉरिटी को नहीं भेज सकता, क्योंकि मेजॉरिटी के उल्टा फील्ड है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो धूप है बाहर से हम एक्स्ट्रा लाइट डालते हैं इस पे, तो तापमान के कारण बॉन्ड टूटते हैं। तो बॉन्ड टूटते हैं तो सोचो यहां पे नए नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर आएंगे कि नहीं आएंगे, और इधर भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर आएंगे, इधर भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर आए, तो भाई साहब इधर से होल इधर को भाग लेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर को इधर कुन्ने में फंस गया तो रह जाएगा, पर यहीं पे डालोगे डिप्लेशन लेयर पे तो आराम से भाग लेगा, भाग लेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में करंट बन जाएगा। और ज्यादा इंटेंसिटी की अगर लाइट डालोगे तो और भाई साहब करंट बन जाएगा। तो जीरो से थोड़ा सा मात्रा करंट की बढ़ सकती है। ये क्यों कर्व ऐसा बनाया जा रहा है? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में करंट बन रहा है। भाई I1 और I2 क्या है? जैसे ज्यादा लाइट बढ़ाते जाओगे तो ज्यादा फोटोन करेंगे, ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे, ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और होल इलेक्ट्रॉन पेयर आराम से मूव कर सकते हैं अगर माइनॉरिटी की तरफ हो। तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर भाग सकते हैं, इधर वाले होल्स इधर भाग सकते हैं, और इसमें आसानी से करंट बन के तैयार हो सकता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया कहलाती है किसकी? ये आपकी प्रक्रिया है फोटो डायोड की, क्योंकि लाइट गिरने से करंट बन गया, इसीलिए फोटो करंट कहते हैं इसको। दूसरा, इसी वाले सीन को अगर तुम ऐसा कर दो, इसी वाले रीजन में बाहर से फील्ड लगा दो, एक्सटर्नल एनर्जी दे दो, किसी प्रकार से एनर्जी दो, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि नए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स यहां से टूट रहे हैं। जब जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे, जैसे ही बॉन्ड टूटे तो बॉन्ड टूटने से भाई साहब एनर्जी निकलती है, और एनर्जी किसके रूप में निकलती है? फोटॉन्स के रूप में। कभी भी बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी निकलती, और एनर्जी फोटॉन के रूप में निकलती। तुमने बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी दी तो उससे बॉन्ड टूटे, भाई बॉन्ड टूटने से बाहर से फोटॉन्स निकले, और जैसे ही ये फोटोन निकले तो फोटोन के पास तो आपको मालूम है कि भाई hc/λ फोटोन की एनर्जी होती है या hf होती है, और अगर उसमें जो लैम्डा आ रहा है वो 380 से 780 की रेंज का आ जाए, मतलब तुम इस प्रकार से बॉन्ड तोड़ो कि भाई साहब उसमें से जो बॉन्ड टूटने से जो फोटोन निकले वो फोटोन की एनर्जी वो हो जिससे कि भाई उसकी वेवलेंथ 380 से 780 के रेंज में रहे। तो वो डोपिंग ही इस प्रकार से कहेंगे वैज्ञानिक इसको बनाने वाले, तो जिससे कि उससे बॉन्ड टूटने से भाई साहब जो एनर्जी फोटोन निकल रहा है उसमें से वो इस रेंज का निकले। तो जैसे इस रेंज का निकलेगा तो क्या निकलेगी बच्चों? लाइट निकलेगी। तो इसीलिए इस वाले इसको कहते हैं लाइट के गिरने के कारण जो इसमें तो लाइट डाली जा रही है, इससे क्या करा जा रहा है? लाइट डाली जा रही है और करंट मिल रहा है, इसलिए इसे फोटो डायोड कहते हैं, क्योंकि इसमें फोटोन गिराए जा रहे हैं, इसमें फोटोन निकल रहे हैं, लाइट क्या डाला जा रहा है? करंट डाला जा रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, क्योंकि यहां पे लाइट निकलती है और यहां पे लाइट डाली जाती। तो इन दोनों का मतलब ये है, ये कहलाता है आपका फोटो डायोड, ये कहलाता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ऐसे 5 नंबर में सिर्फ फोटो डायोड की पूरी प्रक्रिया आपके आ चुकी है। यहाँ पे बोर्ड में इस बार यूपी बोर्ड के पेपर में इस बार वाले में ही आ गई है, ठीक है, जो अभी हुआ है 2 दिन पहले। तो अब आप समझ लीजिए लाइट एमिटिंग डायोड की प्रोसेस क्या है और फोटो डायोड की प्रोसेस क्या है। यहाँ पे लाइट निकलती है, यहाँ पे लाइट डाली जाती है, एनर्जी दो, तो ये बिल्कुल सिमेट्री है ना। तो नेचर में जो सिमेट्री वो मौजूद है वही है। यहाँ पे तुम फोटोन डाल रहे हो तो करंट मिल रहा है, करंट दे रहे हो तो फोटोन मिल रहा है, सिमेट्री का केस है। ठीक, तो ऐसे करके हमने 2 चीजें समझी, एक हो गया फोटो डायोड, एक हो गया लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का तो भाई साहब बहुत ज्यादा क्रांतिकारी काम है। देखो जब भी अब तुम सोचोगे एलईडी बल्ब, यहाँ पे पूरे में एलईडी लाइट थोड़ी बहुत हैं, तो जिनके कारण जी सारा का सारा उजाला हुआ। आपके मोबाइल की स्क्रीन में एलईडी, तो देखो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, लॉजिक गेट्स जो आगे हम पढ़ाएंगे। तो जो भी आप इनपुट देते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल के ऊपर जो टच लगी हुई है उससे इनपुट मिल रहा है, फिर वहां से मदर प्लेट में वो गया है तार, और वहां से आउटपुट मिल रहा है, वो तुम्हारी उस स्क्रीन पे एलईडी जो स्क्रीन है उस पर दिखाई दे रहा है। तो जो भी इनपुट दोगे वहां से वही करंट जाएगा, और उसी करंट से वही बॉन्ड टूटेगा और वही वाला फोटोन निकलेगा। तो जिस स्क्रीन पे, जैसे जहां पे मेरा चेहरा दिखाई दे जा रहा है काला सा, तो वहां पे वही वाले प्रकार का बॉन्ड टूटा होगा, तो वही कलर मिल रहा होगा, क्योंकि 380 से 780 की रेंज के सारे फोटोन निकल रहे हैं। इनमें आपको मालूम है अनफाइनाइट कलर हो सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट वेवलेंथ इनके बीच में हो सकती हैं। ठीक, अब ये सारी की सारी कहानी, इसमें लास्ट बात बचती है सोलर सेल्स। सोलर सेल्स बच्चों कुछ कोई नई बात नहीं है, जो आपके यहाँ सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं उसी को सोलर सेल कहते हैं। पर ये समझाने वाले किताबों में ऐसे प्रकार से अंग्रेजी लिखते हैं कि बच्चा भड़बड़ा जाता है और समझता नहीं। ठीक, अगर एक बार आप सोलर सेल समझ गए तो बहुत सारी चीजें अगर आपने एक्सपेरिमेंटली एक बार बनते हुए देख ली तो तुम उस प्लेट को भी बनते हुए देख लोगे। 7,000 रुपए किलो आता है जर्मेनियम पाउडर। वो जर्मेनियम पाउडर में थोड़ा बहुत फास्फोरस मिला करके पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में बनाओगे ना एल्यूमिनियम जर्मन, तो भाई एल्यूमिनियम आपको मालूम है एल्यूमिनियम कितने रुपए किलो आ रहा है? 200-250 रुपए किलो आ रहा है। तो उनसे आप कम से कम 1-8 किलो में कम से कम किलोमीटर लंबी प्लेट बना सकते हो। एक प्लेट 400 वाट की 10,000 रुपए की आती है मार्केट में। तो इतना ज्यादा तुम सोचो, तुम्हारे यहाँ हम किसान लोग हैं, हमारा जर्मेनियम सिलिकॉन जमीन में गड़ा हुए बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद हैं जिन्हें हम जानते नहीं भाई।
तो हमारा जो फसल है वो कितने में जाएगी, वो लाखों में करोड़ों में नहीं तो नहीं जा रही, हजारों में जा पा रही, उसके लिए भी धरने पड़ रहे हैं हमें। और उनका थोड़ा सा सिलिकॉन जर्मेनियम से बन के प्लेट आ गई, बड़ी कंपनी का ब्रांड लग गया, 10,000 में आएगी, तो अरबपति लखपति वो होंगे कि हम होंगे। हमारी कुंटलों की में चीज जाएगी, वो थोड़ी कीमत में जाएगी, उनकी ज्यादा में जाएगी। ये बुद्धि का खेल है। और हम यहाँ तक आते आते पढ़ना छोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं। अगर नहीं छोड़ते, नहीं दम तोड़ते, सीखते इन चीजों को, तुम क्यों नहीं बना लेते। मैं ये आप लोगों को बता दूं, आप लोगों में से कुछ मेरा साथ देकर ये काम कर लें, वही बहुत है। बहुत सारे लड़के मुझसे यही कह जाते हैं, तुम गप्प दे रहे हो, कोरी तुम ही बना लो। ठीक, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, तो कुल मिलाकर के मैं अगला टॉपिक आपको बता रहा हूं, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक सोलर सेल्स। उसमें आगे ट्रांजिस्टर वगैरह हैं, वो डिलीटेड है, इसलिए उनको नहीं बता रहे। अब मैं आपको बताता हूँ सोलर प्लेट्स कैसे हैं, या सोलर सेल्स जिसको कह रहे हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं। इसमें ये जो लेयर मैं दिखा रहा हूं, ये वाली लेयर है बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर की। इसको यहाँ साइड व्यू दिखाई दे रहा हूँ, एन टाइप है ये बच्चों, हैं। ये वाफर बनाए जाते हैं, इनको वाफर कहते हैं, मतलब पतला पापड़। तो 0.3 माइक्रोमीटर का एक वाफर लिया जाएगा, और वो काय का होगा बच्चों, एन टाइप का, मतलब पॉलिसी कर दी जाएगी। काय के ऊपर, पी टाइप के ऊपर। और पी टाइप जो लिया जाता है वो थोड़ा सा मोटा लिया जाता है, और ये 300 माइक्रोमीटर का लिया जाता है। और ये किस पे लगाया जाएगा, ये बैक कॉन्टैक्ट, मतलब कोई मेटल की सरफेस होगी, उस पर ये लगा के तैयार कर दिया जाएगा। पहले मेटल की सरफेस रखेंगे, उस पर पी टाइप सेमीकंडक्टर रख देंगे, वाफर बनाएंगे उसका पतला सा पापड़ सा, और उसके ऊपर लेयर पॉलिश कर देंगे, किसकी, एन टाइप की। क्योंकि एन टाइप की पतली लेयर क्यों पॉलिश करी जा रही, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बहुत पास ही बनी, जो लाइट ऊपर से डाली जाए उसकी। ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसा हमने अभी फोटो डायोड आपको समझाया था। और ये ऊपर ये तार से काहे खींचे, त्रिशूल से। ये हैं कंडक्टर्स, यानी कि तार हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जब निकल के बाहर आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स आराम से ये खींच पाए। तो देखो, जैसे ही ये लाइट इस पे गिरेगी तो पी टाइप में से अभी मैंने बताया था कि नए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूटेंगे। यही वाली कहानी याद करो कि भाई ये क्या था, यहाँ पे पी टाइप था और ये एन टाइप था। तो फिर यहाँ पी टाइप में से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल निकल रहे हैं, और डिप्लेशन लेयर ऐसे बन गई है। ठीक है, तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन इधर को भागने लगेंगे, नहीं भागने लगेंगे आराम से। तो जैसे ही लाइट गिरती है, ये पतली है, एन टाइप वाला पतला है, तो लाइट कहां तक पहुंच जाती है, डिप्लेशन लेयर, और यहां तक एन टाइप तक भी पहुंच जाती है, पी टाइप तक भी पहुंच जाती है। तो आराम से वहां के भी बॉन्ड तोड़ देती है और यहां के भी। तो फिर भाई इधर से होल्स, इलेक्ट्रॉन्स इधर को भागते हैं और इधर से होल इधर को भागते हैं, तो एकदम से अफरा तफरी मच जाती है, बहुत तेजी से ये भागते रहते हैं। आधे लोग तो यही सोचते हैं सर ये खत्म नहीं होते, क्योंकि जैसे ही यहां पर ये भागेंगे, मेटेलिक वायर्स के साथ वाइब्रेट होंगे, तो मेटेलिक वायर के इलेक्ट्रॉन्स भी आगे को मूव करने लगेंगे, जो थोड़ी सारे भाग के खत्म हो जाएगी, ये पूरी प्लेट छन जाएगी कुछ दिनों बाद। नहीं, इनमें क्या होगा कि वाइब्रेशन से कुछ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलिजन्स करके वो इलेक्ट्रॉन्स तार में ट्रांसफर होते रहेंगे, और ये ड्रिफ्ट करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बता चुके हैं। तो जैसे इसीलिए ऊपर पी टाइप के ऊपर एन टाइप की पतली लेयर बनाई जाती है, जिससे कि आराम से पूरी लाइट इस पर गिर सके, और यहां से पूरी डायरेक्शन में जो है करंट अपने आप मिलता रहता है। ठीक, तो ये पूरी प्रक्रिया फोटो डायोड जैसी है, पर इसको थोड़ी सी एरिया बड़ा कर लिया जिससे ज्यादा लाइट गिर पाए। और ये तार क्यों लगा दी है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल के आए उनको ये कलेक्ट कर ले और आराम से इसमें करंट बहा सके। तो आपने देखा छतों पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्लेटें बनाई जाती हैं, वो सब सोलर सेल्स ही हैं। ठीक, तो उसमें करना क्या है, आपको प्रक्रिया लिखनी क्या है। चाहो तो किसी डिवाइस को लिखने का, या सोलर सेल भी डिवाइस है तो उसके बारे को लिखने का क्या तरीका हो जाएगा। आपको मालूम, मैंने किसी भी डिवाइस को लिखने के लिए 4 तरीके बताए हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक, फिर रखना है कंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आप प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर रखेंगे आप कंस्ट्रक्शन, फिर आप लिखेंगे उसकी वर्किंग। तो ये 4 पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो इसमें भी क्या करना है, इंट्रोडक्शन में लिखना है कि ये डिवाइस है जिससे सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। प्रिंसिपल, ये काम करती है फोटो डायोड वाले तरीके पे ही काम करती है। और कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको क्या करना है, बैक कॉन्टैक्ट सरफेस पर एक पी टाइप की 300 माइक्रोमीटर की लेयर लेनी है, उसके ऊपर एक 0.3 माइक्रोमीटर की एन टाइप की लेयर लेनी है, उसके पास मेटल की इलेक्ट्रोड्स लगाने जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेंगे, और ऊपर से ग्लास की विंडो लगानी जिससे लाइट इस पर गिर पाए, और तरीके से ठोक के रख देना है, आंधी फांदी उड़ न जाए। ठीक, तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, ये चित्र बना देंगे। और वर्किंग लिखेंगे, फिर वर्किंग लिखेंगे जैसे ही आप इसके डिप्लेशन लेयर पर, जैसे ही आप पी टाइप पर लाइट डालते हैं, वो डिप्लेशन लेयर तक पहुंचती है और नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्रिएट करती है, और जिसी से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो डिप्लेशन लेयर के फील्ड के सपोर्ट के कारण दौड़ने लगते हैं, और दौड़ने लगते हैं तो करंट दौड़ने लगता है। यही इसकी पूरी प्रक्रिया है। यहां पर जैसे ही पी टाइप तक भी लाइट पहुंचेगी तो वहां नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर तोड़ेगी, तो वहां से भी बॉन्ड टूट के नए पेयर बनेंगे, यहां से भी बनेंगे, और वो दोनों ही दौड़ने लगेंगे और करंट बहने लगेगा। ये पूरी प्रक्रिया है सोलर सेल्स की। इसी के साथ सेमीकंडक्टर की और कहानी में बता नहीं रहा, और थोड़ी सी कहानी इसमें और है कि जैसे ही इसको हम किसी भी पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या करें, रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट कर दें। अभी आपको मैंने बताया था रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करना। तो जब रिवर्स बायसिंग में तुम कनेक्ट कर देते हो तो फिर क्या होता है कि ये बहुत बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ये क्या हो जाती है
कि एक्स्ट्रा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास आने लगते हैं, होल्स भी पास आने लगते हैं, डिप्लेशन लेयर बढ़ने लगती है, तो एकदम से रिपल्सन के कारण बहुत सारे बॉन्ड एक साथ टूट जाते हैं, तो इसमें ब्रेकडाउन आ जाता है और इसको एवलेंजे और जीनर ब्रेकडाउन के नाम से भी जाना जाता है। वो जीनर डायोड हट गया है इसलिए हम उसको बता नहीं रहे, पर इसका मैं कर्व आपको बता दूं, जो P और N का IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व जिसे हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है तुम्हें मालूम है पहले से, अगर तुम फॉरवर्ड बायसिंग में करंट बहा रहे हो और तुमने जो इसका जो डिप्लेशन लेयर में जो फील्ड इसका बन रहा था और उस फील्ड से जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा था उतने वोल्टेज से कम दिए तो कुछ करंट नहीं बहेगा, उससे ज्यादा करे तो एकदम से करंट बहेगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में कोई करंट नहीं बहता क्योंकि उतना ही करंट बहता है जितने थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये किसका कर्व हो जाता है? IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और ये जो वोल्टेज है वो कौन से वोल्टेज हैं जो उससे ज्यादा करने पड़ने पर ही एकदम से करंट बहा है, और ये ज्यादा किससे ज्यादा करने पड़ रहे हैं आपको? जो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर में जो बन रहा था पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा करने पड़ रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा करने से एकदम से करंट बहता है। और जीनर डायोड में क्या होता है कि उल्टी डायरेक्शन में एकदम से ज्यादा बॉन्ड टूट जाने के कारण, वैसे तो IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व नॉर्मल ही है पर एकदम से ब्रेकडाउन आ जाता है और ये ZC बन जाती है। ये कर्व जेईई मेंस में आ चुका है और कई भी क्वेश्चंस कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, पर ये जीनर वीनर आपके सिलेबस में यहाँ नहीं रहा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बता नहीं रहा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये बोर्ड के हिसाब से मैंने लास्ट टॉपिक के साथ ये पूरी वीडियोज़ कंप्लीट कर दी हैं आपके लिए। जो एग्जाम्स आपके आ रहे हैं 2022 के, उनके लिए आप सबको दिल से शुभकामनाएं, और मैं कोशिश करूँगा कि वे सारे के सारे बच्चे जो वीडियोज़ को कंप्लीट देख के आएँ वो बहुत अच्छा स्कोर करें। और इसी के साथ मैं ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।